चैट खोल। ओके ओके क्लास, हेलो। देखिए वॉइस आ रही मेरी आपको? ओके प्रियांश, ठीक बेटा। ओके क्लास, तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोग का जो पता है आपको टॉपिक जो चल रहा था दैट वाज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पे अपना ट्री कंप्लीट किया था। और आपको अगर याद हो तो जब आखिरी जो स्लाइड या आखिरी जो पेज था वो आपका क्या था, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है ना। यही सेम पेज मैंने आपको शो किया था जहाँ पे हम लोगों ने क्लास एंड की थी। और मैंने कहा था ये एक्चुअली एंड नहीं है बल्कि ये बिगनिंग है एक हमारे नए चैप्टर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री मैंने शो क्यों किया आपको, है ना। मन में सवाल ये आना चाहिए कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों शो किया। क्यों? क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री से ही अब हमारा क्या है, अगला जो चैप्टर है या अगला जो टॉपिक है या अगला जो एक डेटा स्ट्रक्चर है हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि भाई कंप्लीट बाइनरी ट्री की कहानी क्या थी। तो हमने क्या बताया था आपको, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। टॉप टू डाउन यानी जो नंबर फीड किए जाएंगे उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। कि आपका जो पहला नंबर यहाँ पे होगा, फिर सेकंड लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर आप ट्री के एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट राइट, ठीक है। ऐसे करके आपका यहाँ पे ट्री बनेगा, ठीक है। तो देखिए सब में वही सेम पैटर्न फॉलो होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नहीं है, यहीं पे रुक गए तो आप क्या देख रहे हो कि ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 आ गया, ये रॉन्ग है, ठीक है बेटा। ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्या क्या फीचर है यहाँ पे बता दिए गए हैं कि द बाइनरी ट्री इज सेड टू बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल इट्स लेवल except possibly the last one have the maximum number of node and if all the nodes at the last level appear as far left as possible, यानी सब लेफ्ट की तरफ से शुरू होंगे, जितने नोड होंगे लेफ्ट की तरफ ही पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे था। और एक और चीज़ हम लोग को बताई जाती है कि बेटा एक्चुअली जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ना वो एक्चुअली ट्री होता ही नहीं है। अब कहेंगे आप सर ये कौन सी बात हुई, ट्री पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट बाइनरी ट्री कह रहे हैं कि ये बाइनरी ट्री है ही नहीं। उसका बेटा रीज़न क्या है ना कि ये जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। यानी कि आप इसको एक एरे के फॉर्म में भी बड़े आराम से किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखिए आने वाली जो प्रॉब्लम आएंगी वो भी ऐसे आएंगी, तो हमको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी ये भी रहनी चाहिए, ठीक है। कि देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो रीडिंग होती है वो कैसे होती है। ये देखिए पहला नोड है, फिर पहले नोड के अंडर में दो नोड है 2 और 3, ये देखिए मैंने 2 और 3 लिख दिया। फिर ये 4 5 6 और 7, ठीक है। 4 5 ये आपके 2 के चाइल्ड हो गए और ये 6 और 7 ये आपके चाइल्ड हो गए किसके, जो है 3 के हो गए, यानी कि राइट वाले सब ट्री के। फिर ऐसे ही 4 के 2, 8 और 9, ठीक है। और 8 और 9 के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 और 11 भी है इसके। ऐसे करके आप देखो तो ये सीरीज यहाँ पे चलती चली जाती है। तो आप देखोगे कि जो नोड का एक और बढ़िया चीज़ देखिए, यहाँ पे खैर जो वैल्यूज़ हैं दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द नोड नंबर। तो आप पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक और यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन। आप ये देखो बेटा, यहाँ पे पेरेंट 3 है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो कहाँ पे होगा, 6 पे होगा, यानी 3 2 जा 6, यानी नोड पे की जो भी पोजीशन है
मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, ये देखिए, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2, ये देखिए यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है 2 इंटू के, ठीक है, ये लेफ्ट चाइल्ड के लिए है। राइट वाला देखिए, ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 1, क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए ऊपर, 2 इंटू के प्लस 1। कोई भी पेरेंट चाइल्ड में आप देखोगे तो आपको यही रिलेशन मिलेगा। ये देखिए 14 का चेक करिए, पता है लेफ्ट कहाँ पे होगा 28 पे और राइट कहाँ पे होगा 28 प्लस 1, ठीक है। तो ये पूरा अगर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो उसके जो भी नोड्स हैं वो इस फीचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब ऐसे में क्या है कि अगर आपको किसी भी चिल्ड्रन की अगर पोजीशन पता है तो यानी आप उसके पेरेंट का भी पता लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई कोई नोड है, उसका जो पेरेंट कोई एक नोड है, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो बेटा मेरा कहाँ पर है 20 पर है, तो बताओ उसका रूट कहाँ पे होगा। तो बड़ा इजी है, आपको पता है क्या हो जाएगा, 20 का हाफ कर दीजिए 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ये कौन सी पोजीशन पे 2k, तो क्या करेंगे k को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया, ठीक है। या मैंने बोला कि राइट चाइल्ड 21 पे है तो पहले आप 1 माइनस करोगे फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो ये बाइनरी ट्री अपनी ये यहाँ पे पोजीशंस या अपने जो है लोकेशन को ऐसे यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। 2k एंड 2k प्लस 1 याद रखिएगा। अब सवाल आया, अब देखिए अब हमारा यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज हीप, ठीक है ना। हीप बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग मेनली एल्गोरिथम्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे सॉर्टिंग वगैरह सिखाई जाती हैं। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप सॉर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो यानी मेनली इसका जो पर्पज़ होता है यहाँ पे वैल्यूज एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो हीप क्या चीज़ है, आओ जरा पहले इनको देखते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। बात समझ रहे हैं, टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, यानी तुम्हारे सामने जब भी हीप आएगा तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्री, पहली चीज़ इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्री एंड इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। आप ये देखो आपके सामने दो यहाँ पे फिगर हैं, ठीक है, दोनों फिगर में ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि आप क्या देखोगे कि एक मुझे कंप्लीट बाइनरी ट्री देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ अपने दिमाग में जो हमें स्टोर करनी है कि दैट इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। नंबर 2, ये जो हीप्स होते हैं यानी ये जो ट्री होते हैं दे आर ऑल्सो 2 टाइप। नंबर 1 इज मैक्स हीप, एक होता है मेरे पास मैक्स हीप और एक होता है मेरे पास मिन हीप, ठीक है। मैक्स हीप और मिन हीप की क्या कहानी है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके सामने दो यहाँ पे हीप के एग्जाम्पल हैं, यानी कि दो ट्री के एग्जाम्पल हैं जिनको हम हीप कहते हैं। उनकी खास बात क्या है, अगर आप अपने पहले लेफ्ट वाले को देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि रूट की वैल्यू सबसे कम है। आप इस पूरे ट्री में ध्यान दीजिए, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, रूट की है, दैट रिप्रेजेंट द 6। और मैं बता दूं कि हीप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वही केवल रूट की होती है, ठीक है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे ये जो एक ट्री के अंदर जो नोड होगा वहाँ का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे 7, 10 एंड 15 आपको 3 वैल्यू दिख रही हैं। रूट हमेशा अपने नोड से छोटा होगा। आप देखो 7 जो है 10 से और 15 दोनों से छोटा है। सबसे छोटी वैल्यू को रूट पे रखा गया है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिन हीप। और अगर आप अपने राइट वाली फिगर देखो, इधर की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू इज एट द टॉप। हाईएस्ट वैल्यू अगर टॉप पे है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मैक्स हीप, पहली चीज, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नोड्स के बीच में कभी भी देखोगे रिलेशन तो आप क्या देखोगे कि हमेशा रूट की वैल्यू विल बी द हाईएस्ट वन इन कंपेरिजन ऑफ इट्स लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। और ध्यान रखो बेटा अपने दिमाग से वो निकाल देना, जैसे ही हीप पे आओगे BST निकाल देना, जो अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे बाइनरी सर्च ट्री, वो हटा देना। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की याद है ना क्या कहानी होती थी कि जो रूट होता था वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होता था लेकिन राइट वाले से छोटा होता था। पर यहाँ पे वो कहानी नहीं है। यहाँ पे देखो ये 1 एंड 25 की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। हमको इससे मतलब नहीं कि लेफ्ट और राइट में क्या है, बस खाली इससे मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों नोड की वैल्यू रूट से कम होनी चाहिए। अगर मैक्स हीप है
और अगर मिन हीप है तो हमेशा जो है मेरे लेफ्ट और राइट की वैल्यू रूट से ज़्यादा होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो बाकी वो सब दिमाग से निकाल देना। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी कि दो तरह के हीप होते हैं। अब देखिए इसके ऊपर, देखिए जो हीप है, हीप का देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि मेन जॉब क्या है, वैल्यूज़ को अरेंज करने में। हम लोग यहाँ पे पूरा हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम देखते हैं, वहाँ पे खैर हमें वहाँ तक नहीं जाना, हमें बेसिकली हीप के बारे में जानने को लिए चाहिए और चाहिए कि इसके ऊपर क्वेरीज कैसी कैसी बनती हैं और हमें उन क्वेरीज को सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैंने देखो एक चीज़ तुमसे पहले ही बोल दी कि हीप में नोड तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैल्यू यानी प्रैक्टिकली जो वैल्यू जो यूज़ होती है वो रूट की, ठीक है ना, क्योंकि रूट एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे वो सबसे लार्जर या स्मॉलर वैल्यू को एक टॉप पे रखता है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू अरेंज करने में ये मैकेनिज्म बड़ा काम आता है। मैंने एक सेट दे दिया और कहा कि यार इसे हीप में कर दो कन्वर्ट, तो मुझे पता है खुद ही सारी वैल्यू क्या करेंगी, सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू को टॉप पे रख देंगी। लो, तो मेरा एक काम हो गया है ना, मुझे ज़्यादा मैथ नहीं लगानी पड़ी। तो और ज़रा देखते हैं क्या बोला है। अब मैक्स हीप इज अ हीप वेयर द वैल्यू ऑफ द ईच पेरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ इट चिल्ड्रेन। सही बात है, ये तो हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्स हीप, कह रहे हैं 4 फिगर दिखाई है, इनमें बता दो कि जो है मैक्स हीप कौन सी है। ठीक है, तो आओ जरा 1 बाई 1 देखो। तो मैक्स हीप के फीचर पता ही चल गए हैं तुम्हें, ठीक है ना, कि हमेशा रूट की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैक्स हीप बताना है, यानी कि रूट की वैल्यू हमेशा अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 10 है, 8 और 6 से बड़ा है यानी ओके है। 8 को चेक करो, ओ यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए 8 का कोई चाइल्ड नहीं है जबकि 6 के हैं। पहली बात तो क्या हुआ, ये हीप ही नहीं है। मैक्स हीप की तो बात छोड़िए, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपसे कि मैक्स हीप बाद में, पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो इसका तो स्ट्रक्चर ही गलत है। और यहाँ पे देखते हैं 10 8 और 6 से बड़ा है, 8 4 एंड 5 से बड़ा है, 6 1 एंड 2 से बड़ा है, वेरी गुड, तो ये तो है। और यहाँ पे देखिए 5 जो है 2 एंड 8 से बड़ा है, 2 1 एंड 4 से, ये लो 4 गलत है ना, 2 एंड 4 2 के नीचे कैसे हो सकता है, 4 ऊपर होना चाहिए था, तो ये नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसको 10 5 और 6 से बड़ा है, 5 8, ये लीजिए यहाँ पे मामला गड़बड़ा है। सही है ना, 8 5 के नीचे हो ही नहीं सकता। तो यानी जो करेक्ट आंसर था वो क्या था मेरा, बी। केवल एक बी है जो मेरे एक मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और देखिए क्या क्या और के कुछ क्वेरीज हैं सिंपल। कंसीडर अ बाइनरी मैक्स हीप, दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरेज रिप्रेजेंट अ बाइनरी मैक्स हीप। कह रहे हैं कि ये कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पे मैक्स हीप में डाली हैं, कह रहे हैं कि ज़रा बताइए कि इनमें कौन जो है सही वैल्यू है। तो चलो एक एक करके थोड़ा थोड़ा बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलो इससे शुरुआत करते हैं, नंबर 1 से 23 है टॉप पे। अच्छा, चूंकि मैक्स हीप तो वैल्यू इसी ऑर्डर में आएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 के अंडर में कौन है, 17 एंड 14। फिर आइए 17 14 के बाद कौन है, 6 एंड 13। फिर है 10 और 11, 10 और 1 है, सॉरी 10 है और 1 है। फिर है 12 और 7, 12 और 7, और फिर कौन है इसके बाद 5। तो ये देखो बेटा, अगर हम पहला वाला अगर सीक्वेंस फॉलो करें तो ये मेरे पास एक मैक्स हीप आया है। आप इसको चेक कर लो ये सही है कि नहीं, पहले तो आप ये चेक कर लो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, 6, ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगी आपको एक, सब लोग ध्यान से देखिए, इतने एरिया में प्रॉब्लम दिख रही है। 6 जो है 12 से छोटा कैसे है ना, तो ये तो गलत है सीक्वेंस। ठीक, और फिर देखो यहाँ पे 23, फिर इसके अंडर में कौन दिख रहे हैं मुझको, 17 एंड 14। फिर इसके बाद है 6 और 13। फिर है 10 और 1। फिर है 5 एंड 7। यहीं पे गड़बड़ हो गई, सही है ना, यहीं पे देखिए, यहीं पे आके फिर से गड़बड़ हो गई, यानी कि सेकंड वाला भी सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पे रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं।
23, 17 एंड 14, 7 एंड 13। अच्छा आपकी बार देखो यहाँ पे 7 रखा गया है, तो 7 और 13, 10 और 1 बिल्कुल सही है, और इसके बाद दिया इन्होंने 6 एंड 12। अब की बार बेटा चेक करो, ठीक है, ये हम सी वाला चेक कर रहे हैं। अब की बार देखो 23 सही है, दोनों से बड़ा है, 17 7 13 से बड़ा है, 14 10 और 1 से बड़ा है, 7 6 और 12। ओ यहाँ पे भी यही गड़बड़ है कि नहीं, यहाँ पे भी यही वाला पार्ट गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ हो रही है, यानी कि ये भी नहीं है, हटाओ इसको भी। चलो फिर और देखते हैं, लास्ट वन चेक कर लेते हैं। 23 17 है, 23 17 14 है, फिर 17 के अंडर में आ जाओ, 7 और 13 दिया है, तो ठीक है भाई 7 और 13 है, फिर क्या है 10 और 1 है, बिल्कुल सही है, फिर 12 और 5 है, अरे ये भी सही नहीं है, ऐसा भी, ठीक है ना, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो गड़बड़ हो गई, 7 के अंडर में 12, यानी बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं और क्या बोल रहे हैं कि दैट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी मैक्स हीप। तो बेटा यहाँ तो भी मैंने चारों, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, 6 एंड, एक बार जरा और देख लेता हूँ, ठीक है, 23 17 14 6 एंड 13 10 और 1 12 और 7, हाँ नहीं ये तो गलत है, सब में बेटा यहीं पे आके सीक्वेंस गलत हो रहा है ना, इसी जगह लास्ट मोमेंट पे ही सब जगह गड़बड़ हो रही है। 14 6 एंड 13 10 एंड 1 5 एंड 7, हाँ यहीं पे, यहीं पे ही देखो ये 7 पे मार खा रहा है, ठीक है, फिर क्या है 23 17 14 7 एंड 13 10 एंड 1 5 एंड 6, ये वाला सी वाला एक बार ज़रा चेक करना पड़ेगा, सी वाले में मुझे कुछ लग रहा है कि हम लोगों से कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, सी वाला ज़रा एक बार चेक करते हैं। ठीक है बेटा, ज़रा सी वाले को एक बार फिर से देखते हैं। 23 हुआ, 17 एंड 14 दो चाइल्ड हो गए, फिर इसके बाद है 7 एंड 13, 7 एंड 13, फिर है 10 और 1, ठीक है, फिर है 5 एंड 6, और फिर लास्ट में है 12। हाँ ये सही है बेटा, देखो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हमसे कुछ ड्रॉ करने में गड़बड़ हुई सी वाले को। आई होप देखो समझ गए, बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है ना, जैसे नंबर आ रहे हैं उसी ऑर्डर में बस टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट लगाते जाओ, और फिर चेक कर लो कि हर एक जो है रूट नोड उसके जो लेफ्ट एंड राइट हों वो उससे छोटे होने चाहिए बस, है ना, तो ये मेरे मैक्स हीप को रिप्रेजेंट करेगा। देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 7 ही वाला फंस रहा था बार बार, वो भी सही है, 13 भी ओके है ना, तो यानी बेटा मेरा जो आंसर है दैट इज सी, कि जो सी है ये बेटा बिल्कुल परफेक्टली मेरे मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा फिर ऐसी हीप पे हमें वैल्यू डालना या वैल्यू रिमूव करना भी आना चाहिए, ठीक है कि नहीं, वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, कह रहे हैं जरा ये वैल्यूज करिए इंसर्ट, और ऐसा करिए कि जो है ये मैक्स हीप में के फॉर्म में ही रहे, ठीक है, तो कह रहे हैं बताना कि फाइनल मैक्स हीप कैसा बनेगा। तो चलो एक बार करके देखते हैं, है ना, कि अगर हमें मैक्स हीप बनाने को दे दें, वैल्यू इंसर्ट करने को, देखो यही बस मेन ऑपरेशन है जो हमें आने चाहिए, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें करने के लिए, बहुत सिंपल एंड शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले 32 डाला, ये तो रूट हो गया, इसके दो चाइल्ड 15 एंड 20। और बेटा यहाँ पे एक और चीज़, जब भी आप एक नई वैल्यू डालोगे तो तुरंत एक बार चेक करते चलो कि तुम्हारा जो मैक्स हीप वाला जो फॉर्मेट है वो ना गड़बड़ हो, यानी कि जो चाइल्ड है वो हमेशा पेरेंट से छोटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मैक्स हीप बना रहे हो। तो जैसा देखो मैंने 32 के बाद मैंने ये डाला 15 और 15 का राइट डाला 20, तो मैंने तुरंत एक बार रुक के चेक कर लिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत वहीं पे सॉल्व करो तब आगे बढ़ो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद देखो क्या वैल्यू दी है, 30 एंड 12। ये देखिए जैसे ही आप 30 डालोगे तो आप क्या देखोगे कि बेटा 30 यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप जानते हो कि 30 जो है 15 का लेफ्ट चाइल्ड है, और चाइल्ड और ये मैक्स हीप का फॉर्मेट है, तो ये कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना।
तो जैसे ही आप ये डालोगे ना तो तुरंत आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज करा दोगे, ठीक है। यानी क्या करोगे, 30 इधर आ जाएगा और अब 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए अब क्या है, देखो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट सही है, बिल्कुल ओके है। तो चलो अब आगे चलते हैं। 30 के बाद क्या आया, 12, हाँ ये सही है। फिर अगला नंबर क्या आया, 25, ये देखिए 25 इधर आएगा। प्रॉब्लम है, बिल्कुल। आप क्या देख रहे हैं, जो 25 है वो तो 20 से बड़ा है, तो ये कैसे हो सकता है, 25 ऊपर जाएगा और 20 तुरंत नीचे आएगा, ठीक है। आपको वैल्यू यहाँ पे स्वैप करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, 16, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो, यानी मेरा जो फाइनल जो आंसर आया वो कुछ ऐसे आया। ठीक है ना। ये देखिए मेरा फाइनल जो मैक्स हीप तैयार होगा वो ये तैयार होगा, जिसमें कि आपने क्या देखा कि जब भी मैं एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो तुरंत बेटा कई बार मुझे वैल्यूज़ अपनी स्वैप भी करनी पड़ रही हैं अपने चाइल्ड के साथ। क्यों, ताकि जो मैक्स हीप का फॉर्मेट है वो ना बिगड़े। अच्छी बात है कि वैल्यू इंसर्ट करने में जो पोजीशन है ना वो मेरे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि अगली वैल्यू कहाँ जानी है, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, कंप्लीट बाइनरी ट्री का फॉर्मेट है। तो उसमें तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है कि यार कहाँ डालनी, मुझे पता है कि यहीं पे आनी है 20, यहाँ जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक लेफ्ट नहीं फील होगा राइट पे जाएगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके साथ। अरे फिर और भी क्वेरीज हैं भाई, तो बहुत तरह की क्वेरी, हर तरह की क्वेरी मिलेगी आपको। केवल आप ये केवल जो PDF अभी तो यहाँ मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जब क्लास आप देख लो, पढ़ लो, फिर अपने PDF मैंने भेज रखी है, आप जाके इन सारी क्वेरीज को एक बार खुद ट्राई करो, है ना, कि क्या आप अपने आप इसको कर पाओगे। फिर देखिए नेक्स्ट वन, वही सेम क्वेरी है क्या, हाँ वही सेम क्वेरी है, वही कह रहे हैं कि देखो आंसर मैच कर रहा है क्या किसी से, 30, 25, अच्छा यहाँ पे, अच्छा कोई एक वैल्यू रह भी गई है क्या लास्ट में, कहाँ तक हमने, अच्छा 25 तक डाला था, एक रह गई थी 16, है ना, 16 यहाँ पे आएगा। तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा उन्होंने फिगर दे रखी थी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 15, 12, 20 एंड 16, हमको लग रहा है पहला ही वाला फिगर मैच कर रहा है। समझ गया ना, पहला ही वाला फिगर हमारा सही है, पहला वाला बिल्कुल जो हम लोगों ने बनाया है देखिए उसी फिगर से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर गया। फिर वही कहानी, समझ गए ना, कह रहे हैं कि एक जो है सीक्वेंस है ये दिया उन्होंने, और कहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंजेस नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ मैक्स हीप। कह रहे हैं कि एक नंबर जरा करवाइए एंटर एक मैक्स हीप में, और बताइए कि मुझे कितनी बार वैल्यू इंटरचेंज करनी पड़ेगी। याद है ना, जब भी एक नई वैल्यू डालते हो तो तुरंत चेक करना पड़ता है कि वो मेरे मैक्स हीप को फॉर्मेट को सपोर्ट कर रही है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि बताओ जरा कितने इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आओ जरा करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बोला इन्होंने हमसे, 89, तो चलो सबसे पहले 89 लिख लिया मैंने। फिर 89 के बाद क्या है, 19, तो 19 आप जानते हैं यही जाएगा। अगला क्या है फिर 50, और बेटा हर बार नंबर डालने के बाद चेक करते रहो कि मतलब जो है रूट दोनों से बड़ा ही रहे। फिर अगला नंबर क्या दिया उन्होंने, 19 एंड 50 के बाद 17 एंड 12, तो ये चला गया 17 और ये चला गया 12। फिर क्या है 15 एंड 2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना। हमने 0, 1, 2 दो लेवल क्रॉस कर लिए हैं। फिर है 5 एंड 7, 17 के अंडर में आया 5 और फिर 7, 11 एंड 6, 11 एंड 6, कोई प्रॉब्लम बेटा, एक बार चेक करते रहना सब लोग। 17 को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, 12 को कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। फिर हमने क्या डाल दिया, 11 एंड 6, और अब है 9 एंड 100,
तो इधर आया 9 और इधर आया 100। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, अब ध्यान दो, ठीक है। प्रॉब्लम बताओ कहाँ पे हुई। प्रॉब्लम हुई बेटा हमको आखिरी वाली वैल्यू पे, समझ रहे हैं ना आप। देखो जो प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है 100 पे, है ना। ये वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बताइए क्या किया जाए। पहला काम क्या करोगे बताओ, 100 को कहाँ पे लेके आओगे, 15 की जगह पे, और 15 कहाँ चला जाएगा, 100 की जगह पे, ठीक है ना। तो चलो इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जहाँ पे 15 है वहाँ पे 100 कर देते हैं, और जहाँ पे 100 है वहाँ पे 15। तो एक हमने स्वैप कर दिया। क्या अब काम बन गया? नहीं। अब ये 100 पता है प्रॉब्लम कर रहा है किसके लिए, 50 के लिए। सही बात है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर वही चीज़, 50 को नीचे लेके आओ और 100 को यहाँ लेके जाओ, ठीक है। क्या अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो बेटा इतने पोर्शन की तो सॉल्व हो गई, ठीक है। लेकिन अब पता है प्रॉब्लम किसको हुई है, जरा ध्यान दो। प्रॉब्लम हुई हमको रूट के ऊपर, सही बात है ना। अब तुम देखो 100 से जो रूट है दैट इज 89। तो यानी अभी एक और स्वैप करना पड़ेगा, 89 की जगह 100 को लेके आओ और 100 की जगह 89 को पहुंचाओ, ठीक है। अब देखो अब सही है मामला सारा। तो यहाँ देखो 50 के 2 चाइल्ड हैं, 9 एंड 15, दैट्स ओके। 89 के 2 चाइल्ड हैं, 50 एंड 2, दैट्स ओके। और 100 के 2 चाइल्ड हैं, 19 एंड 89, दैट्स ओके। और लेफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेफ्ट वाला तो पहले ही से मेरा बढ़िया बैलेंस था। तो आप देखो तो मैंने कितनी बार स्वैपिंग की, 1, 2 एंड 3, 3 स्वैप करने पड़े तब जाके ये मेरा मैक्स हीप में प्रॉपरली कन्वर्ट हो पाया। तो आई होप कि आपको आइडिया जो है मिल रहा होगा, है ना, कि कैसे काम हो रहा है। और देखो बड़ा इजी है, मतलब कोई ऐसा आप देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। छोटे बच्चे भी बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं 1-2 क्वेरी करने के बाद, है ना। अच्छा फिर क्या है, अ प्रायोरिटी क्यू इज इम्प्लीमेंटेड एज अ मैक्स हीप, ठीक है। इनिशियली इट इज दिस the label order traversal of the heap is this 2 new element 1 and 7 are inserted into that the label। ओके कह रहे हैं कि बेटा ये एक हमारे पास हीप था, उसमें हमने 2 वैल्यू और ऐड कराई। तो ये वैल्यू एडिशन पे कुछ क्वेरी बनी हुई है। तो आओ जरा पहले ये कर लेते हैं। 10 है, 10 के 2 चाइल्ड दिखे मुझे, 8 और 5, ठीक है। फिर 8 और 5 के बाद क्या वैल्यू मिली, 3 एंड 2। तो ये देखो सही है कि नहीं, पहले तो हम इधर चेक कर लो। कंप्लीट बाइनरी ट्री, यस 8 सही है, 10 भी सही है, 8 और 5 से बड़ा है, और 8 भी सही है। यहाँ तक मामला सेट है। गेम शुरू होता है इसके बाद, क्या बोला है, 2 नए एलिमेंट डालें, उसके बाद बताना क्या ऑर्डर आएगा। तो आओ जरा देखते हैं। तो एक तो डाला 1, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। 7, यस 7 डालती प्रॉब्लम हो जाएगी, सही बात है ना। 7 डालती प्रॉब्लम जो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रूट छोटा हो गया। तो क्या करोगे अब, आपको पता ही है क्या करना है, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। 7 ऊपर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अब न्यू ऑर्डर क्या तैयार होगा, फिर से लिख लो। नया ऑर्डर ये बनेगा बेटा 10, 8, 7, 3, 2, 1, 5, सही है। तो बस केवल यही ढूंढ दो कहाँ मिल रहा है। 10, 8, 7, 3, 2, 1, 5, पहला ही वाला सही है। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही मैच कर रहा है। और भी कोई देख लो, नहीं। 1, 2, 3, 5 बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 5, 3, 2, 1 ये भी नहीं है। और क्या है, 2, 3, 1, 5 ये भी नहीं है। आप देखो तो आखिरी का वही है, 3, 2, 1, 5, सही है। तो आई होप कि अच्छा एक आइडिया मिल रहा होगा हम लोगों को कि कैसे जो है हमको कैसी कैसी क्वेरीज मिलती हैं। और आप देखो बड़ी इजी क्वेरीज हैं, इससे ऐसी क्वेरी आ जाए एग्जाम में और क्या चाहिए बताओ, है ना। कंसीडर अ बाइनरी मैक्स हीप इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरेज रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी मैक्स हीप। कह रहे हैं कि बताओ इनमें कौन है जो बाइनरी मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग अपने आप करिएगा और आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग इतनी सारी क्वेरी करके आए हैं। तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ढूंढ रहे हैं कोई प्रॉब्लम जहाँ रिमूव करना सीखें। तो चलिए आ जाए, वाह गुड, सामने भी आ गई है
कह रहा है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एरे आफ्टर टू डिलीट ऑपरेशन ऑन द करेक्ट आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अरे यार ये तो फंसा दिया। कह रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन, अब यानी पहले इसको बनाना पड़ेगा, तो भी बनाओ, क्या बताया जाए फिर। अच्छा, हालांकि पहले मैं एक काम करूं आपके लिए, मैं आपको कम से कम ये तो बता ही दूं कि वैल्यू रिमूव कैसे होती हैं, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे मेरी एक बात समझना कि जब भी हम मैक्स हीप या मिन हीप पे काम करेंगे और वो आपसे कहें कि मैंने एक वैल्यू रिमूव कर दी या मैंने दो वैल्यू रिमूव कर दी, तो आखिर वो कौन सी वैल्यू रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा टारगेट एक ही होता है, ठीक है। आई रिपीट, टारगेट हमेशा एक ही होता है, वो होता है आपका रूट। हमेशा रूट टारगेट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे कुछ बोला था कि भाई जो मैक्स हीप है और मिन हीप है, इनकी खास बात बेटा ये होती है, ठीक है ना, कि इनकी जो वैल्यू होती है वो इनके रूट से होती है। रूट हमें बताता है कि पूरे सेट ऑफ वैल्यू में सबसे लार्जर या सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। बाकी और जो नोड है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो कभी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा नोड रिमूव हो रहा है। जैसे उन्होंने क्या बोला, दो नोड रिमूव करने हैं, तो दो नोड कैसे रिमूव होंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल यही वाला, जरा हम एक बार छोटा सा ट्री पकड़, ये एक जो मैक्स हीप है इसको देखते हैं। पहला रिमूवल तो क्या होगा, आपको पता ना क्या रिमूव करना है, मुझे 10 रिमूव करना है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो 10 रिमूव करके दिखाइए, ठीक है। हमने कहा ओके। अब सोचो 10 कैसे रिमूव होगा। तो 10 को बेटा रिमूव करने का तरीका ये होता है कि 10 को हम लोग यहाँ पे स्वैप मारते हैं हमेशा लास्ट वैल्यू से, समझ गए ना। 10 को कहाँ डाल देते हैं, लास्ट वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। एक सेकंड जरा, स्वैपिंग बहुत सारी करनी पड़ती है। वही स्वैपिंग का जो सीक्वेंस है जरा वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 आ जाएगा, 8 and 7 nearest value will swap take its place। हाँ नहीं ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको, जब वैल्यू यहाँ रिमूव करनी है इसके लिए तुम क्या करोगे, 5 को टारगेट नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे 10 को सबसे लास्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो तुम देखो अब इस मैक्स हीप में अगली वैल्यू कहाँ पे जानी है, पहले ये देखो, बताओ कहाँ जाएगी अगली वैल्यू, 3 के इधर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे 10, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वैल्यू आराम से रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ये कि 10 की जगह कौन जाएगा, अब समझ रहे हो ना। क्योंकि 10 को तो तुम रिमूव कर देने वाले हो, तो 10 को तुमने क्या किया, लास्ट पोजीशन पे डाला। यहाँ से हम इसको उड़ा देंगे आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं होगी किसी को। बट सवाल ये कि 10 की जगह पे कौन आएगा। तो देखो 10 के दो चाइल्ड हैं, लेफ्ट और राइट। आपको देखना है दोनों में हायर कौन है, बात समझ रहे हैं ना, दोनों में हायर कौन है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो 8 है ये जाएगा और ये इसकी पोजीशन यहाँ पे आराम से एक्वायर कर लेगा, ठीक है। 8 यहाँ पे आ जाएगा और जब 8 ऊपर आ जाएगा तो तुमको पता ही है कि ये पूरा ट्री हमारा क्या करेगा, ऊपर जो है 8 की पोजीशन कौन लेगा यहाँ पे, 3 और 2 में जो बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमको यहाँ पे बहुत सारी स्वैपिंग करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर अब 8 की जगह पे 3 आएगा, 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर यहाँ पे पूरे ट्री में स्वैपिंग हमें करनी है। तो अभी इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये वाली क्वेरी में इसका पहले एक तो आंसर निकला यार प्रॉपर। तो एक काम करिए, जरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये जो 4 बनाए हैं इन्होंने यहाँ पे मैक्स हीप, जरा इनको एक बार जल्दी से इनमें पता लगाइए कि कौन सा सही मैक्स हीप है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो फिर देखते हैं कि वैल्यू कैसे रिमूव करनी है। मैं आता हूँ 1 मिनट में जरा।
डीएस यानी डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पूरा डीएस मैं सबसेट करके दिखाऊंगा। आर प्रॉब्लम इस हीप में कुछ इंसर्ट करना, हीप में या स्टेप बाय स्टेप डिलीशन करना, हर प्रोसेस के मैंने अलग अलग स्टेप्स में ट्राई करा दिया सो दैट इन सेमेस्टर में गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पर यू मस्ट बी द पोजीशन टू यस। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अच्छा नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है, पैटर्न है जिस पे मैंने कभी कभार यस। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अच्छा नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है, पैटर्न है जिस पे मैंने कभी कभार सेमेस्टर्स में क्वेश्चन देखा। सो आई वांट कि आप एक बार इसको भी चेक करो। बेसिकली मेन 3 टॉपिक्स आर कवर्ड, बाइनरी ट्रीज ओवर, पैटर्न है या स्टेप बाय स्टेप डिलीशन करना। दो डिलीशन के बाद 5 और 7 में सबसे बड़ा कौन है? 7, तो 7 मस्ट कम हियर और इधर तो कोई वैल्यू बचा ही नहीं है। तो फाइनल स्टेटस क्या हुआ? and then 5 and then 1 and then 3 सिखा देता हूँ आपको हीप से डिलीट कैसे किया जाता है। तो कैसे मजे की बात क्या है, तो कभी ये बताते नहीं हीप जैसे क्या डिलीट होगा। हीप में से हमेशा रूट डिलीट होता है क्योंकि उसी की वैल्यू है, वही है ना सबसे बड़ा वैल्यू। तो कैसे डिलीट होता है? पहले अब आप इसको चुपके से निकाल लीजिएगा, n बाहर हो गया और ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये अभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। हीप है कि नहीं? अभी हीप नहीं है। तो 8 और 7 में कौन बड़ा? 8 रिप्लेस करेगा 5 को और यहाँ पे परफेक्ट काम कर गया। तो अब ये दोबारा हीप है, फिर डिलीट करना है। स्टेप नंबर 1, रूट को लास्ट इंडेक्स से स्वैप करिए तो 1 ऊपर आए 8 नीचे आए। अब 8 को प्यार से निकाल दीजिए। अब दोबारा देखिए कि 1, 5 और 7 में सबसे बड़ा कौन है? 7, तो 7 मस्ट कम हियर और इधर तो कोई वैल्यू बचा ही नहीं है। तो फाइनल स्टेटस क्या हुआ? 7 एंड देन 5 एंड देन 1 एंड देन 3 एंड देन 2। तो दो डिलीशन के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो जितने पॉसिबल केस है 1 बाय 1 इंसर्शन करना, एरे बनाना, उसे ही इन सब लुक एट दो। बेसिकली एक so you may have proper this kind of structure, you may have a left skewed structure, a right skewed structure, you may have a zigzag pattern, something like this, divided by n divided by n plus 1 minus r factor to 4. So इसको करें आगे। 3 factorial is nothing but 6. So what the answer is? हाँ बेटा, मालूम पड़ गया कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 बी वाला। बी और ए सेम है, सी वाला। अच्छा, ए और बी सेम ही दे रखे हैं। अच्छा हाँ, तो वो सही नहीं है दोनों, सी वाला सही आ रहा है। ऑनलाइन वाले बताइए बेटा कोई कौन सा सही है, अगर आप लोगों ने चेक किया हो किसी ने। हाँ सी, चलो सब लोगों ने बताया है सी वाला सही है। तो चलो आओ पहले सी वाला बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि कैसे रिमूव किया जाए। क्या बोला इन्होंने? अच्छा, फिर इसी के ऊपर 2 डिलीट ऑपरेशन भी मारने हैं। ओके ओके, आओ तो चलो पहले यहाँ पे जरा बना लेते हैं फिर सीखते हैं। तो सी वाला बता रहे सही है, तो आओ चलो सी पे बना लें पहले। क्या बेटा 25 है, 25 के 2 चाइल्ड हैं 14 एंड 16, ठीक है। फिर 14 एंड 16 के बाद है 13 एंड 1, सॉरी 13 और 10 दिया है ना, और फिर 8 एंड 12। तो ये देख लीजिए एक बार चेक कर लो। हाँ सब सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आओ बेटा अब यहाँ पे, अच्छा पता है क्या हो रहा है, हम भी जो है पिछली बार क्या पढ़ाया था मैंने, बाइनरी ट्री में कहीं कुछ पढ़ाया था। हाँ एवीएल ट्री, मेरे दिमाग में भी एवीएल चल रहा था अभी जब मैं बात कर रहा था।
आप लोगों से वैल्यू रिमूव करने के लिए कि क्या वैल्यू ऐसे ही घुमानी उमानी है, तो घुमाना घुमाना नहीं है, जो पहले मैं बताया था वो वही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आई होप अभी करके देखते हैं, कहानी समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो मैंने क्या बोला कि अब देखो ये ट्री है जो बिल्कुल एक सही ट्री है, और इन्होंने क्या बोला मुझसे कि अब इसके ऊपर जरा 2 डिलीट ऑपरेशन चला के दिखाओ। तो मैंने एक चीज़ तो आपको पहले ही क्लियर कर दी कि देखो ये नहीं बोला कि कौन सा नोड रिमूव करो, कहा कि 2 बार कर दो डिलीट। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि यहाँ पे मतलब क्या होता है डिलीट का, एक ही चीज़ की वैल्यू है, किसकी, रूट की, यानी कि 25 को रिमूव करो। ठीक है, तो कैसे रिमूव करना है 25 को, वही जो मैंने पहले बताना शुरू किया था आपको कि 25 को रिमूव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इसको वही जो मैंने पहले बोला था कि लास्ट वाले नोड से पहले स्वैप करो, ठीक है ना, लास्ट वाला नोड, यानी कि जहाँ पे ये 12 दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 25, और 25 की जगह क्या चला जाएगा 12। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्वैप। और अब जब ये लास्ट में चला गया तो अब आप इसको बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने रिमूव कर दिया, 25 गया, जो काम दिया था वो तो हो गया। बट अब एक काम और बचा है, तुमने जब ये वैल्यू स्वैप कराई और 12 को तुमने एक नया रूट बना दिया, तो क्या ये मैक्स हीप है बेटा? डिलीट के बाद आपको ये भी देखना है कि वो मैक्स हीप भी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या ये मैक्स हीप है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 के 2 चाइल्ड हैं, 14 एंड 16 दोनों ही इससे बड़े हैं। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों में जो भी नंबर ज़्यादा बड़ा है उससे इसको स्वैप कराइए। तो देखिए क्या होगा, 12 और 12 के 2 चाइल्ड हैं, 14 एंड 16। आपको पता है तीनों में सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? रूट। तो यानी कि 12 को हटा के यहाँ पे 16 करिए, और 16 की जगह क्या कर दीजिए 12 कर दीजिए। अब देखिए अब ये मामला सही हो गया कि नहीं हो गया? पूरा परफेक्ट। अब ये आ गया मेरा, देखो मेरा नंबर भी रिमूव हो गया 25 जो करना था, और साथ में बाकी जो ट्री था वो मेरा मैक्स हीप के भी फॉर्म में बचा हुआ है, ठीक है। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, कहा कि अभी एक ऑपरेशन तो हो गया रिमूव। चलो थोड़ी सी पहले यहाँ पे सफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया था? 12। और यहाँ पे आ गया था 16। तो ये देखो बेटा, एक रिमूव के बाद ये सिचुएशन है ना। अब क्या करना है, 16 को रिमूव करना है, क्योंकि 2 डिलीट ऑपरेशन है ना। तो फिर से आओ जरा करके देखते हैं। 16 को क्या करोगे, अपने सबसे आखिरी वाले नोड से। अब देखो सबसे आखिरी नोड कौन है? 8 से स्वैप कराओगे। तो 8 की जगह 16 आ गया, और 16 की जगह कौन पहुंच गया? 8 पहुंच गया, ठीक है। और अब आप क्या करिए, इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। 16 गया। अब आइए, अब जरा ये देख लो कि भाई जो है ये मैक्स हीप भी बना रहे हैं। तो 8 के 2 चाइल्ड 14 एंड 12, ज़्यादा बड़ा कौन है? 14। तो क्या करेंगे, 8 को कहाँ पहुँचा देंगे? 14 की जगह पे, और 14 कहाँ पहुँच जाएगा? 8 की जगह पे। तो चलो ठीक है, ये काम तो सही हो गया। 14 के 2 चाइल्ड 8 और 12, यानी मैक्स हीप के फॉर्म में है। बट अभी 8 को भी चेक कर लो, 8 सही है कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हैं? नहीं, 8 के साथ भी तो प्रॉब्लम है। 13 और 10 दोनों ही इसके चाइल्ड उससे बड़े हैं। तो आप देखो ज़्यादा बड़ा कौन है? 13 को ऊपर लाइए, 8 को उसकी जगह पहुंचाइए। अब देखिए काम बन गया, सही है। अब जो ऑर्डर है, अब तुम ये ऑर्डर नोट कर लो, सही है। 14, 13, 12, नया रूट बना है 14, 14, 13 एंड 12, और 2 चाइल्ड हैं इधर 8 और 10, सही है। तो ये मेरा न्यू सीक्वेंस होगा अगर मैं 2 डिलीट ऑपरेशन चला दूं तो। अब आओ देखो, मैच कर रहा है किसी से? मुझको ये वाला नहीं, ये आखिरी वाला दिख रहा है शायद, देखो जरा, 14, 13 एंड 12, 8 एंड 10, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बेटा मुझको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वैल्यू रिमूव करने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि हमेशा आपको टारगेट किसको करना है? रूट को टारगेट करना है। वो आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि कौन सी वैल्यू रिमूव करो, ठीक है। तो चलो बेटा, इस हम लोग को हीप में इतना ही देखना था, आपको बताया मैंने। हम लोगों ने आपने क्या क्या सीखा इसमें? वैल्यू इंसर्ट करना, वैल्यू रिमूव करना, हीप को पहचानना, ठीक है ना।
और मेनली मैंने उन क्वेरीज को टारगेट किया जो एग्जाम्स में अपीयर होती हैं, ठीक है ना, जो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें, क्योंकि देखिए अपने आप में, देखिए हीप अपने आप में हम लोग चाहें तो बहुत पढ़ सकते हैं। मैंने क्या बोला, जब आप एल्गोरिथम में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब आप देखो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, और जो बेसिक ऑपरेशंस हैं और जिस जिस तरह की क्वेरी आती हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो अब ये टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, पर एंड करने के पहले कुछ छोटी छोटे टर्म्स हैं जिनकी हम लोग और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। जैसे आप देखिए तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़ के आए थे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगला देखिए आपके सामने क्या लिखा है, एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं ये लोग, ये क्या चीज़ होती है। तो आइए जरा इसके फीचर देखते हैं क्या बताया इन्होंने, कि इन एवरी नॉन लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज़ नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, द ट्री इज टर्म्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो बेटा यहाँ पे देखिए कहानी क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो है लीफ नोड होंगे तो उनके या तो देखो एक भी चाइल्ड नहीं होगा, और अगर चाइल्ड होंगे तो बेटा दो ही होंगे। बात समझिएगा, या तो एक भी चाइल्ड नहीं, और अगर हैं तो दो ही होंगे, ठीक है ना, ये बात नहीं हो सकती। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए 4 है, 6 एंड 7, दीज आर द लीफ नोड, दे आर नॉट हैविंग एनी चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 के नोड देखो 2 चाइल्ड हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एक ये बना दूं, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया, तो ये क्या है, अब एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही नोड है। कौन सा नोड गायब है? लेफ्ट गायब है। या एक 4 वाला है, 4 वाला का लेफ्ट तो है पर राइट नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दो आपके होने ही होने चाहिए। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ठीक है, क्या फीचर है इसके साथ? इसके साथ ये फीचर है कि अ बाइनरी ट्री सेड टू बी अ टू ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इफ ईच नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। तो वो तो अभी अभी हम लोग देख के आए हैं, ठीक है। नोड्स विद 2 चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड एंड नोड्स विद 0 चिल्ड्रन आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड। तो ये बात तो सही है, लेकिन मेन कहानी क्या है? मेन कहानी बेटा ये है कि अगर आप जो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाते हो तो वहाँ पे उसको क्या करना है, एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करोगे, और इस काम के लिए क्या करोगे कि नल नोड यहाँ पे ऐड कर दोगे कि इसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपके सामने 2 फिगर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो ये वाला जो नोड है मेरा, ये क्या देख रहे हो, इसकी प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट नोड है पर कौन सा नोड नहीं है, राइट नोड। तो कह रहे हैं कि आप एक नल राइट नोड यहाँ पे बना के लगा दो, ठीक है। और किसी के साथ प्रॉब्लम है? इसके साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक नल नोड लगा दो। इसको प्रॉब्लम है, एक यहाँ पे नल नोड लगा दो। आप देखो तो मैंने यहाँ पे 3 नोड यहाँ पे ऐड कर दिए, सही है कि नहीं? और चाहे तो ऐड कर दो। ये लीजिए, मतलब उनका कहना है कि कोई भी लीफ नोड मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो जितने भी लीफ नोड थे ओरिजिनल ट्री में, अब जैसे देखो ये भी लीफ है, कह रहे नहीं यार इसको भी 2 चाइल्ड दे दो, तो ये लो, जो यहाँ पे भी 2 और बना दिए। तो आप यहाँ पे देखो तो जो राइट वाली फिगर है वहाँ पे आप जितने भी ये राउंड फॉर्म में नोड देख रहे हो, दे आर द ओरिजिनल नोड्स, और ये जो नल नोड जो मैंने अपने पास से ऐड किए हैं वो आपके रेक्टेंगल के शेप में है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि जो है सारे अपने ट्री को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, और वो एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में यहाँ पे एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बताया गया है। जो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है दैट इज ऑल्सो नोन एज फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे बताई गई है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है इस स्लाइड में आपको यहाँ पे दे दी गई है। ऐसे ही एक हम लोग और वेरिएशन देखते हैं बाइनरी ट्री का, जिसका नाम क्या दिया गया है बेटा, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री यानी क्या कहानी है? देखो तुम जानते हो कि भाई बहुत सारे नोड ऐसे होंगे जिनका किसी का लेफ्ट नोड नहीं होगा, किसी का राइट नोड नहीं होगा। तो आपको पता है ना, वो लोग आपको पता है कि क्या होता है, इनका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो बाइनरी ट्री के नोड होते हैं वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तरफ क्या करते हैं, राइट का पॉइंटर, जो राइट जो चाइल्ड है, एक तरफ जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वहाँ का पॉइंटर होता है, वहाँ की मेमोरी को पॉइंट करता है, और बीच में क्या होती है, हमारी वैल्यू रखी होती है, ठीक है, यानी जो डेटा है।
तो आपको पता है कि अगर मेरा लेफ्ट या राइट सब ट्री अगर नहीं है तो हम लोग ये चीज़ कैसे मार्क करते हैं, मेमोरी की जगह क्या स्टोर करते हैं फिर वहाँ पे नल। और पूरी प्रोग्रामिंग में आप देखते हो कि लूप भी हम लोग कहाँ तक चलाते हैं, नल तक ही चलाते हैं, है ना। इनका ये कहना है कि अगर कोई भी ऐसा हमारे पास नोड है जिसका लेफ्ट या राइट सब ट्री नहीं है तो वहाँ पे नल रखने की जगह क्या करो, उसका जो प्रीवियस नोड हो इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर में अगर आपसे पहले जो जिस नोड का नंबर आता है दैट इज नोन एज प्रीडिसेसर, और जो बाद में आता है दैट इज नोन एज सक्सेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो अगर बेटा तुम्हारा लेफ्ट वाला नोड अगर सपोज जैसे यहाँ पे नल है तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने इन ऑर्डर पे तुमसे पहले जो नोड था वहाँ का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर लो। और अगर तुम्हारे पास कहीं पे ऐसा है कि राइट वाला नहीं है, जैसे ये देखो, ठीक है, तो क्या करो अपने से बाद आने वाले, सॉरी हाँ, तो अपने से तुमसे जो बाद में आया था वहाँ की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने प्रीडिसेसर या सक्सेसर उनके मेमोरी एड्रेस स्टोर कर लो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बेटा हमको कई ऑप्शन मिल जाएंगे ट्रैवर्सल के लिए। तो लेफ्ट और राइट नोड को खाली नहीं छोड़ना है, अपने प्रीडिसेसर या सक्सेसर की ओर पॉइंट कर लीजिए इन ऑर्डर में। ठीक है, और हाँ ये क्या करेगा, हमको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है ट्रैवर्सल के, यानी हम लोग चाहें तो बिना रिकर्सन के भी बड़े आराम से किसी ट्री को यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी और भी कहानी बताई है, देखो, ठीक है ना, इसमें भी देखो और भी कहानी बताई है। सिंगल थ्रेडेड और क्या बताया, डबल थ्रेडेड। देखो दोनों की यहाँ फिगर दी है, ये देखो यहाँ वाली फिगर में बेटा क्या हो रहा है कि ये जो टेक्निक है केवल काम कर रही है किनके लिए, राइट वाले नोड के लिए, कि अगर राइट सब ट्री नहीं है तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपने सक्सेसर की ओर केवल पॉइंट कर रहे हैं। तो केवल अगर आपके बाइनरी ट्री में केवल सक्सेसर्स को पॉइंट किया जा रहा है या केवल प्रीडिसेसर को केवल पॉइंट किया जा रहा है तो दैट इज नोन एज सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। पर अगर आप लेफ्ट एंड राइट अगर दोनों पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज डबल थ्रेडेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे नंबर 5 एंड 7 को अगर ध्यान दीजिए तो 5 का देखिए राइट नहीं है तो ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपने सक्सेसर को, यानी लेके जाएगा 6 पे। और 7 का आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो है लेफ्ट नहीं है तो ये कहाँ पे लेके जा रहा है, अपने प्रीडिसेसर पे, दैट इज ऑल्सो 6। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कई नोड के पास तो दो दो पॉइंटर हो गए हैं, तो इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डबल थ्रेडेड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अरे DFS ये तो स्लाइड इस चैप्टर की नहीं है, ठीक है ना, ये तो ग्राफ बन के आ गया। वही मैंने कहा ग्राफ कहाँ से आ गया अचानक। खैर चलो, हम लोग का अगला जो चैप्टर है वो भी क्या है, ग्राफ है। ये यहीं पे एंड कर रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे। ठीक है, हालांकि नोट से पीछा नहीं छूटेगा आपका, मैंने बताया कि नोट से पीछा नहीं छूटने वाला है अभी, क्योंकि अगला जो चैप्टर है ग्राफ, वहाँ पे भी हम लोग नोट की बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी किसके बारे में देखा बेटा, हीप के बारे में, कि हीप में वैल्यू इंसर्ट करना, डिलीट करना, आइडेंटिफाई करना, या अगर एक ट्रैवर्सल दिया हुआ है तो उसको देख के एक मैक्स हीप या मेन हीप तैयार कर लेना, ये सारी चीज़ें थी। अब चलो देखते हैं अपना अगला चैप्टर, वो भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हीप हो गया, आप क्या आएगा, ग्राफ। तो ये देखो बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे क्या जाता है, ग्राफ नाम से। बोले कि जो ग्राफ है यहाँ पे भी क्या हमारे पास नोड्स होते हैं। ठीक है, जो नोड्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज हियर एज वर्टेक्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और यहाँ पे देखो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टेक्स और एक होता है एजेस। ठीक है, यानी इन नोड्स को ऐड करने के लिए जो लाइंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो आपके सामने यहाँ पे ग्राफ है, आपका देखें 0 एंड 1 के बीच में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ है।
ठीक है, तो ये जो लाइन जो आप देख रहे हो, दिस लाइन इज नोन एज एज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एज। और तुमको यहाँ जितने भी नोड दिख रहे हैं, दे आर नोन एज वर्टेक्स। ठीक है कि नहीं? तो पहली बात तो ये कि यानी कि जो एक ग्राफ होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वर्टेक्स, जो कि जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज नोड। और हमें क्या मिलता है, इनके यहाँ पे पेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वी एंड यू इन केस ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ, डाइग्राफ, और द पेयर। तो बेटा इसका क्या मतलब है यहाँ पे पेयर का, कि कोई भी दो नोड जो एक दूसरे को जो लिंक कर रहे हैं, जैसे 1 एंड 2, तो हम इनको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 एंड 2 या फिर 2 और 1, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे किसी भी एक दो नोड के पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर वो आपस में लिंक हैं थ्रू एनी लाइन और थ्रू एनी एज। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज। और पता है ग्राफ क्या है, बहुत तरह के होते हैं। आपको ये भी बता दें, यहाँ पे कुछ बातें और कर लेते हैं यहाँ पे ग्राफ के बारे में, कि पहले हमें ग्राफ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे एक बार पहले हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पे इस पर जैसे जैसी क्वेरीज आती हैं उनके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले बेटा जो ग्राफ, ये आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। ठीक है, ये मैं आपके सामने यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है, ये एक सिंपल मोस्ट ग्राफ है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा, 5 नोड्स आर देयर, और कितनी एजेस हैं जरा ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और बेटा मुझे इनके बीच में 7 एजेस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी दो नोड जो आपस में लिंक हो, उनको आप बड़े आराम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे बताया, जैसे 1 एंड 4 है, तो आप इनको लिख सकते हैं 1 एंड 4, या फिर 4 एंड 1, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बट अब यहाँ पे ध्यान सुन देना, ये जो ग्राफ है ये दो तरह के भी हो सकते हैं। एक कैसे होते हैं, अनडायरेक्टेड, और दूसरे होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है ना। डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं तो जैसे ये देखिए 1 एंड 4 के बीच का पाथ दिया हुआ है, अगर एक यहाँ पे ऐसे एरो बना दी जाए, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जाने का रास्ता 1 से 4 की तरफ है, 4 से 1 की तरफ नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर आप ये नहीं लिख सकते सेकंड वाला, आप इस पेयर को केवल 1,4 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4,1 नहीं लिख सकते। अगर ये एरो ना होता तब तो क्या मतलब था कि आप 1 से 4 पे भी जा सकते हो, 4 से 1 पे भी जा सकते हो, वो और उसको क्या बोलते हैं हम, अनडायरेक्टेड ग्राफ। पर अब ये क्या बन गया, डायरेक्टेड ग्राफ। ऐसी एक और भी ग्राफ बनता है, ठीक है, दैट इज नोन एज वेटेड ग्राफ और नॉन वेटेड ग्राफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बता रहे हैं कि ये दोनों नोड के बीच की दूरी कितनी है, समझ गए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही कोई मेजरमेंट लिख दिया कि भाई 12 इंचेज है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये 1 एंड 2 के बीच का जो वेट है वो कितना है, 4 इंचेज है। अब बात समझ रहे, मैं एक सिंपल सा एक ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। 3 एंड 2 के बीच का जो वेट है वो कितना है, 6 इंचेज है, यानी कि इनके ऊपर वेट भी रखा जा सकता है, ये जो हमारी जो एजेस बनी हुई हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वेटेड ग्राफ, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज नहीं लिखी हुई हैं तो देन इट इज नोन एज नॉन वेटेड ग्राफ। तो आई होप कि आपको अब एक छोटी सी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ग्राफ की समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये जो आपके सामने जो फिगर बनी हुई है ये कैसी है, वेटेड ग्राफ की है, समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एजेस मुझको दिखाई पड़ रही हैं सब पे कोई एक नंबर लिखा हुआ है। और ये सबसे आपको जो मैंने पहले बता दिया, राइट वाला सबसे बेसिक ग्राफ है, ठीक है, जो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन भी नहीं बोली गई है और कोई वेट भी नहीं दिया गया है, ठीक है। और सारी कहानी बस अब इनके ही ऊपर है, ठीक है। सेकंड थिंग कि भाई ग्राफ का यूज क्या होता है, तो देखो जितने भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा का यूज होता है, कनेक्शन होता है, तो कौन किससे कहाँ पे कितने लोगों से कनेक्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए हम लोग जिस फॉर्मेट का यूज करते हैं दैट इज ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं आपसे पूछूं, बताओ 4 का लिंक किसके किसके साथ है? 0 से है, 1 से और 3 से। 2 से है क्या? नहीं है। 2 का लिंक किसके साथ है? 1 एंड 3 से है, लेकिन 2 0 एंड 4 को नहीं जानता। आप बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या क्या फिगर दिखाई गई हैं। ये देखो, एक पूरे शहर में जो रोड का जो नेटवर्क है, कौन सी रोड कहाँ कहाँ जाके मिलती है, ठीक है, या एक रोड किन किन जो एरियाज़ को कनेक्ट करती है, ये सारा डेटा अगर मुझे एक प्रोग्राम में कहीं अगर होल्ड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में, टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है। जैसे अभी आगे और बात करूंगा मैं इसके ऊपर, पहले देखते हैं कि इसको मेमोरी में जब स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, ग्राफ के जो नोड हैं या जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर हमें मेमोरी में स्टोर करना है, या एक ग्राफ को अगर मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए भी दो यहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म है। एक तो है मैट्रिक्स और दूसरा है एडजेसेंट लिस्ट। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूंगा आपसे। सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में? मैट्रिक्स के बारे में, कि एक मैट्रिक्स में किसी जो है ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये देखो, ये आपके सामने एक यहाँ पे मैट्रिक्स है और वही मेरी सेम फिगर, सिंपल वाली फिगर है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्या है, मेरे पास 5 नोड हैं, यानी कि 5 वर्टेक्स हैं। तो मैं ये जो 0 1 2 3 जो कॉलम है, इसको मैं क्या मान लेता हूं कि ये मेरे क्या है, वर्टेक्स है। 0 1 2 3 ये क्या है, मेरे एजेस हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखो बेटा कहानी कैसे होती है कि अब हम लोग यहाँ पे 0 से, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 0 वाला जो मेरा वर्टेक्स है। 0 देखो किससे किससे लिंक है, 1 से लिंक है और 4 से लिंक है। तो देखो 0 के सामने जाइए, 1 वाले नोड से लिंक है और 4 वाले नोड से लिंक है। तो ये देखिए क्या हुआ, मैंने दोनों जगह क्या फिल कर दिया बेटा, 1 1 फिल कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद नोड नंबर 1 को देखो, ये किसके किसके साथ लिंक है, 0 से लिंक है, 4 से लिंक है, 3 से लिंक है, 2 से लिंक है, यानी कि बेटा ये तो सभी के साथ लिंक है ना। 1 वाला तो सभी के साथ लिंक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद 2 के पास चलिए, 2 मेरा 1 और 3 के साथ लिंक है, 1 से लिंक है और 3 से लिंक है। फिर आते हैं 3 वाले के पास, ये लिंक है मेरा 1 के साथ, 2 के साथ और 4 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ एंड 4 के साथ। और आइए सबसे लास्ट में 4 वाला किससे लिंक है, 0 1 2 0 1 3। तो ये देखो बेटा, ये फिगर आ गई मेरे सामने, क्लियर है कि नहीं। अब तुम ये और देखो, ये फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है। ये फिगर जो है बिल्कुल आपकी सिमेट्रिक है, यानी कि तुम अगर ऐसे देखो तो भी यही फिगर दिखाई देगी, और या तो इसको तुम अभी 90 डिग्री पे घुमा लो तो भी यही सेम फिगर दिखाई देगी, सही है कि नहीं। तो ऐसे बेटा क्या हुआ कि अब मैंने देखो अपने पूरे ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को एक मैट्रिक्स में स्टोर कर लिया। मुझको पता है कि यहाँ पे जो जितने भी नोड हैं, तो कौन सा नोड किस किस लिंक की किस किस नोड के साथ यहाँ पे लिंक है। अब देखो क्या ये प्रैक्टिकल वे है, तो देखो बेटा ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं माना जाता। मैं आपको सही बताऊँ तो क्यों, क्योंकि मेमोरी बहुत चाहिए। आप बात समझ रहे हैं, मेमोरी मुझे बहुत चाहिए। ये देखो 5 नोड के लिए बेटा मैंने केवल 5x5 का मैट्रिक्स बनाया, यानी पता है मैंने 25 मेमोरी एलोकेशन यूज की। अब तुम सोच के खाली देखो एक बार कि हमारे इंडिया में कितने रेलवे स्टेशन होंगे, एक बार सोच के देखिए केवल। बहुत कम, चलो सोच देते हैं कि चलो 1500 तो होंगे ही होंगे, है ना, छोटे बड़े मिला के। अगर 1500 जो है रेलवे स्टेशन का नेटवर्क की कौन सा स्टेशन से ट्रेन चल के दूसरे स्टेशन तक पहुंचाती और नहीं पहुंचाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ लिया लखनऊ कि भाई यहाँ से कहाँ कहाँ की ट्रेनें हैं और कहाँ कहाँ की ट्रेनें नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर की ट्रेनें तो हमें मिल जाएंगी, पर बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जहाँ की ट्रेनें नहीं भी मिलेंगी। जहाँ नहीं मिलेंगी वहाँ पे हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे, जहाँ मिलेगी वहाँ का 1 फिल करेंगे। पर वहाँ की रो भी 1500 होगी, कॉलम भी 1500 होगा। सोचो डेटा कितना बड़ा होगा। तो इतने बड़े डेटा को हैंडल करना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। तो मैंने इसलिए क्या बोला कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे ये नहीं है, ठीक है। अब तुम देखते हो कि जो फेसबुक में देखो, ये सोशल मीडिया में ग्राफ का बड़ा यूज़ है।
फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे हो तो आपके अंडर में कितने फ्रेंड्स हैं और उन फ्रेंड्स से कितने फ्रेंड्स हैं, आप कितने लोगों से लिंक हो और आपका जो फ्रेंड है वो उसका जो सोशल सर्किल, आप समझ रहे हैं, ट्री के फॉर्म में पूरा यहाँ पे ग्राफ बनता है। ठीक है, और अब सोचो कि हम लोग तो चलो भाई बहुत थोड़े बहुत वाले हैं, लेकिन जिन लोगों के लाखों लाखों फॉलोवर हैं उनकी बात सोचिए। ठीक है ना, तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल वे नहीं होगा कि अगर इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रखूं, लेकिन ये तरीका खैर यूज होता है और वेट वाले भी ग्राफ इसी में रिप्रेजेंट हो जाते हैं बड़े आराम से। ये भी मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 का सपोज वेट 4 है और 0 से 4 का वेट 8 है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से 1 पे जाऊंगा तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे क्या लिखूंगा 4, और जब 4 पे जाऊंगा तो यहाँ क्या लिख दूंगा 8। तो यानी कि अगर वेटेड ग्राफ भी है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर देखो एक कहानी क्या आई है, ग्राफ अगर आपका डायरेक्टेड हो तो, ठीक है ना, सपोज ग्राफ अगर ऐसे कुछ डायरेक्टेड हो तो फिर क्या होगा, है ना। तो यहां का बता दे रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है। 0 से 1 तो जाना है, तो देखिए 0 से 1 सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब तुम 1 के पास जाओगे, ध्यान दो, जब 1 वाले नोट का जब भर रहे होगे तो देखो 0 से 1, और अब तुम देखो 0 से 4 तुम्हें जाना नहीं है, वहां से आने का तो रास्ता है, तो तुम यहां पे कुछ भी फिल नहीं करोगे। समझ गए ना, केवल आपके यहां से जहां जहां आपको मूवमेंट हो सकती है, आप केवल उन नोड के लिए 1 फिल करोगे। तो देखो 0 से 1 जा सकते हैं, यस बिल्कुल। 1 पे आओ, 1 से 0 पे जा सकते हो क्या, नहीं, तो आप देखो यहां पे आपको कुछ नहीं फिल करना है। ठीक है, और कहां जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, यस। और कहीं जा सकते हो, सपोज यहां पे भी बना हुआ है, यस। 2 पे जा सकते हैं, तो 2 पे भी है, 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, लेकिन 0 एंड 4 से कनेक्ट तो हो लेकिन जा नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो वहां पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। तो बस केवल यही एक फर्क है बस। अच्छा फिर देखिए इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जो यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन थ्योरीज में है, कॉन्सेप्ट में है, तो थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये टर्म कई बार अगर सुनाई पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार हमने ये देखा हुआ है, सुना है, कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए। तो देखो एक कॉन्सेप्ट और है हमारे सामने, इंसिडेंस मैट्रिक्स का। ठीक है, कि यानी कि ये जो ग्राफ है इनको हम ऐसे भी, जो डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं इनको हम लोग बड़े आराम से एक इंसिडेंस मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये चलो यहाँ पे हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये फिगर एक यहाँ पे दी हुई है जिसमें क्या है V1, V2, V3, V4। ठीक है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना भी लेता हूँ। और क्या बेटा, 1 2 3 4 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 इवन। ठीक है, तो बेटा ये देखो 4 मेरे पास नोड्स हैं यानी कि वर्टेक्स हैं, और 5 बेटा मेरे पास एजेस हैं, E1, E2, E3, E4 एंड E5। अब यहाँ की क्या कहानी है कि कैसे तुम चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, और ग्राफ कैसा है, तुमने ध्यान दिया, डायरेक्टेड ग्राफ है। कैसे करना है रिप्रेजेंट, बहुत ही ईजी है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो E1 की क्या कहानी है, मैं आपको एक एक पकड़ के दिखाता हूँ। जब आप पहली बार फिगर देखते हैं कहते हैं यार पता नहीं क्या चीज़ है, बड़ी टिपिकल सी होगी, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। पहला वाला जरा पकड़ो अपना एज E1, कहां से चलता है और कहां तक जाता है, बस खाली इतना देख लो। V1 से चलता है
और V2 तक पहुंचाता है, सही है ना। बिगिनिंग और एंडिंग देखिए बस। तो बेटा ये देखो E1 जो है V1 से स्टार्ट होता है, तो जहां से स्टार्ट होता है वहां पे क्या फिल कर दीजिए 1, और जहां पे एंड होता है V2 पे एंड होता है वहां पे क्या फिल कर दीजिए -1। ठीक है, ये देखिए बस हो गया काम आपका। एक जो है एज आराम से रिप्रेजेंट हो गया। E2 की बात करिए, V2 से शुरू होता है V3 पे एंड होता है, तो E2 क्या है V2 से शुरू होता है और V3 पे एंड होता है, ये लीजिए, सही है कि नहीं। और फिर आइए E3 पे, ये क्या हो रहा है V3 से शुरू हो रहा है V4 पे एंड हो रहा है, V3 से शुरू हो रहा है और V4 पे एंड हो रहा है। जहां इससे शुरू हो रहा है वहां 1, जहां पे एंड हो रहा है वहां -1। E4 की बात करिए, V4 से शुरू होता है, V4 से शुरू होता है यानी कि यहां से शुरू होता है, एंड कहां पे होता है V1 पे, सही है ना। तो V1 क्या हो जाएगा -1। और आप देखिए E5 को V1 पे स्टार्ट हो रहा है V3 पे एंड हो रहा है, तो V1 पे स्टार्ट हो रहा है और V3 पे एंड हो रहा है, सही है। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, जो मैंने बनाया और जो यहाँ बना हुआ, और कितना इजी है। बाकी जो सेल हैं दे आर एम्प्टी, और तुम्हें पता ही है सेल एम्प्टी तो होते नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 ही फिल रहता है, ठीक। तो ये बेटा सारी कहानी है यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अभी देखूंगा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये चीज एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा मैट्रिक्स में, मैंने आपसे शुरुआत में क्या बोला, भाई जो ग्राफ को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो मैट्रिक्स के फॉर्म में और दूसरा एक क्या नाम दिया था इन्होंने, एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि अब आपको क्या करना है बेटा कि थोड़ा सा लिंक लिस्ट का यूज करना है, ठीक है। एरेज भी रहेगा लेकिन साथ में, ठीक है। एरे तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम लोग क्या करेंगे अपने थोड़ा सा लिंक लिस्ट का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा काम हमारा ईजियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मैट्रिक्स इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल वन वाइल वर्किंग विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जैसे मैंने आपको भी रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल दिया, एयरपोर्ट का एग्जाम्पल दिया, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट का एग्जाम्पल दिया, है ना। तो प्रैक्टिकली अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा ना तो ज़्यादातर मेमोरी वेस्ट होगी। तो यहाँ पे आप पता है मेरा जो सपना है या ये मेरा जो टारगेट है वो ये है कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम मेमोरी यूज की जाए और हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट भी कर लें। तो आप देखो क्या आइडिया है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है कि वही सेम फिगर लेके चल रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो कि पहले क्या था और अब क्या चेंज होने वाला है। वही बेटा मेरे पास यहाँ पे 5 नोड हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आइए देखिए, जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे 0 वाले नोड की, तो देखो 0 वाला नोड किससे किससे लिंक है, जरा ध्यान दीजिए। 1 से लिंक है और 4 से लिंक है, 1 से लिंक है एंड 4 से लिंक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं एक एरे ऑफ पॉइंटर बनाता हूं जहां पे मैं क्या करता हूं कि किसी एक नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 0 पे आई है, 0 वाला जो नोड है ये मुझे पॉइंट करता है पता है किधर, 1 की तरफ, यानी कि 0 हमें ले जा सकता है 1 की तरफ और 0 मुझे कहाँ ले जा सकता है 4 की तरफ। तो देखो 0 पॉइंट कर रहा है 1 को और जो 1 है ये पता किसको पॉइंट करेगा, 4 की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो इसके पास भी एक पॉइंटर है और ये बता रहा है कि जो अगला नोड है वो 4 है, यानी कि 0 के साथ 2 नोड यहाँ पे अटैच्ड हैं, ठीक है, 1 एंड 4। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट हो गया। अब हम बात करते हैं आपसे किससे, 1 की। 1 की करो बात। 1 जो है किससे किससे लिंक है, 0 से लिंक है, 4 से लिंक है, 3 से लिंक है और 2 से लिंक है, सभी से लिंक है। तो ये देखो जो नोड 1 है मेरा वो 0 से भी लिंक है, 4 से भी लिंक है, ठीक है, 2 से भी लिंक है और 3 से भी लिंक है, सबके साथ लिंक है। तो आई होप कि अब आपको आइडिया मिल गया होगा। 2 वाले को देखो 1 से लिंक है और 3 से लिंक है। तो ये देखो 2 वाला पॉइंट कर रहा है 1 को और 1 पॉइंट कर रहा है 3 को। तो ऐसे करके यहाँ पे हम बड़े आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो
इसमें सबसे जो मेन क्वेरी आती है, आपको मैं पहले ही बता दूं, बड़ा क्लियरली बता दूं कि जो मेन क्वेरी इसमें आनी है आपके पास जब आप ग्राफ कर रहे होगे ट्रैवर्सल पे, ठीक है ना, कि कोई एक ग्राफ है, इसे आपको ट्रैवर्स करके बताना है कि ये सही है कि नहीं, ऑर्डर जो दिया हुआ है, या अगर सही ऑर्डर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मेनली जो क्वेरी आनी है वो इसके ऊपर आनी है। तो आओ जरा थोड़ा सा हम लोग ट्रैवर्सल पे काम करते हैं कि ग्राफ का अगर हमें ट्रैवर्सल करना हो तो कैसे किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रैवर्सल की भी 2 टेक्निक हैं, ठीक है। एक होता है आपका DFS, ठीक है, यानी कि डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, और एक होता है BFS, ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, ठीक है। और हम दोनों के बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में करने जा रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DFS। ओके बेटा, तो आओ चलो जरा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आप DFS करते हो, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में, कहानी क्या होती है, उनका ये कहना है कि आप अपने जो जितने भी नोड दिख रहे हैं टॉप टू डाउन चलिए, ठीक है, जिस ऑर्डर में नोड मिले आप आगे आगे जाइए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखना। बैक ट्रेसिंग नहीं करनी है। पीछे केवल आपको तब मुड़ना है, पता है कब, जब आगे जाने का रास्ता ना हो। केवल एक ही रूल है, सिंपल, कि आप एक तरफ जहाँ की तरफ बढ़ना शुरू करिए, जाइए, आराम से सारे नोड कवर करिए। जैसे ही अगर कभी पीछे मुड़ने की नौबत आए तो तभी मुड़िएगा, अगर जो है और आगे जाने का रास्ता ही ना बने, ठीक है। ये कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे और ज़रा कुछ चीज़ें करके देखेंगे तो आप समझ जाओगे। जैसे चलो आओ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेरी है हमको, यहाँ पे देखो 4 दिए गए हैं फिगर, कहा है कि 4 ऑर्डर दिए गए हैं, कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। DFS ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट, ठीक है। तो आओ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा काम बनेगा। जो सीक्वेंस है हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला 1, तो ये लीजिए मैंने 1 कवर किया। 1 से कह रहे हैं 3 पे आ जाओ, आराम से आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे खाली पीछे नहीं जाना है बस, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने कि 1 से 3 पे आ जाओ, तो आ गया मैं 3 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 के बाद बोला 7 पे चले जाओ, मैंने कहा ओके, 7 पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से कह रहे हैं 8 पे आ जाओ, ठीक है, आ गया, बिल्कुल ठीक है। 8 के बाद क्या कह रहे हैं कि 5 पे चले जाओ, मैंने कहा ठीक है भाई, 5 पे चला गया। 5 से कह रहे हैं 2 पे चले जाओ, मैंने कहा बिल्कुल 2 पे भी चला गया। अब कह रहे हैं कि 4 पे चले जाओ, ठीक है, चलो 4 पे भी आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 6 पे चले जाओ, अरे ठीक है 6 पे जाना है, लेकिन क्या है कि आगे रास्ता बंद है और अब मैं पीछे भी मुड़ गया तो बेटा मुझे 6 के लिए रास्ता अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रास्ता कवर हो चुका है। चलो और देखते हैं। 1 से कह रहे हैं 2 पे आ जाओ, अच्छा उधर की तरफ जाना है, सॉरी। 1 से 2 पे आ गया, 2 से 5 पे आ गया, 5 से 8 पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 6 पे आ जाऊंगा, 6 से 3 पे आ जाऊंगा, 3 से 7 पे आ जाऊंगा और 7 से फिर 4 पे। ओके, प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं बेटा इसको भी। 1 से 3 पे आओ, 3 से 6 पे आओ, 6 से 7, ओ बेटा ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, सब लोग ध्यान दो। मैं 6 के बाद सीधे 7 पे जंप नहीं मार सकता, पहले मुझे 8 लेना पड़ेगा। सही बात है ना, जब मैं 8 पे आऊँगा तभी मैं 7 पे जा सकता हूँ और मैं पीछे भी नहीं मुड़ सकता,
कि तुम सोचो कि मैं 3 पे जाके 7 पे आ जाऊं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आगे जाने का रास्ता है, पीछे तभी मुड़ना है जब आगे रास्ता ना हो। चलो ये वाला देखते हैं। तो ये तो रॉन्ग है, पहले दो हमने देखे यहाँ पे। फिर इसके बाद आओ, इस पे आओ, 1 से 2 पे चलेंगे, 2 से 4 पे चलेंगे, बिल्कुल 4 से 5 नहीं जा सकता बेटा, 4 से 5 पे नहीं जाऊंगा। पता है कब तक? जब तक मैं 8 ना कवर कर लूं। ठीक है, अगर मैं 8 पे चला जाता तो फिर मेरा 5 हो जाता, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन मेरे पास मिले हैं मुझको, वो केवल कौन से मिले हैं? फर्स्ट एंड सेकंड वाला, ए एंड बी वाला। कि देखो आखिरी में क्या हुआ था कि आपको याद हो तो हम लोग 4 पे आए थे, 4 से कहाँ जाना था? 6 पे। ठीक है ना? तो अब आप जानते हैं कि अब मेरे पास आगे कहीं रास्ता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। आप कहाँ लौट के आओगे? 4 से वापस 8 पे लौट के आओगे, और 8 से कहाँ चले जाओगे? 6 पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि खाली वापस तब मुड़ना जब आगे रास्ता ना मिले। वही यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई थी। आखिरी में कहाँ पहुंचा था मैं? 7 पे, और क्या बोला था कि भैया 4 और हटा दो। तो अब तुम जानते हो क्या करेंगे, हम 8 पे आएंगे, और 8 से कहाँ पे पहुंच जाएंगे? आराम से 4 पे पहुंच जाएंगे। मुझे कहीं पे भी जंप नहीं करना पड़ा। तो आप देखो पहले दो क्लॉज सही हैं, आखिरी के दो गलत हैं, तो ए एंड बी वर द परफेक्ट। ठीक है, फिर देखिए थोड़ी सी इसकी यहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो भी यहाँ पे बताई गई है कि भाई इसकी अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। हालांकि कोड आपसे पूछने वाले नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है इसमें, लेकिन थोड़ी सी कोडिंग मैंने यहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो मैंने लगा दी है कि देखो ये यहाँ पे एल्गोरिथम है। और आपको पता है ये जो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ये भी याद रखिएगा, याद रखना इस बात को, कि जो ग्राफ होते हैं बेटा, दे फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। समझ गए ना? ये हमेशा स्टैक के ऑर्डर पे चलते हैं। यानी क्या होता है कि फर्स्ट कम, और क्या होता है उसमें, याद करो क्या होता है? जो फर्स्ट इन होता है वही लास्ट आउट होता है। ठीक है, यानी जो सबसे पहले आता है वही सबसे बाद में जाता है। इनका ये वाला कॉन्सेप्ट है। खैर इसको हम लोग बहुत चला के देखते हैं। खैर यहाँ पे देखो इसका जो एल्गोरिथम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, कि देखो हम यहाँ पे जब भी कोई एक यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे देंगे आपको, फॉर एग्जांपल मैंने क्या दे दिया? 1 दे दिया पहली बार में। v की वैल्यू क्या दे दी? 1। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको मार्क कर दो कि भैया ये हो गया, कवर हो गया। तो सबसे पहले तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या मार्क कर दो? 1, यानी एक फ्लैग लगा दो कि ये हो गया। अब तुमको क्या करना है, इसके फॉर ऑल x एट जैसे इन टू वी। अब आप एक के जो दोनों जो यहाँ पे जो रूट हैं, सॉरी रूट नहीं, क्या वो हैं? चाइल्ड हैं। अब आप उनमें किसी भी एक तरफ के चाइल्ड को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 2 भी है, 3 भी है, तो मैंने एक पूरा यहाँ पे लूप चलाया, ऑल एक्स जो भी वी के साथ हमारे अटैच्ड हैं, एक लूप चलाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमको 2 मिला, मैं 2 के पास गया। अगर 2 ने अगर बेटा विजिट नहीं हुआ है तो फिर से रिकर्सिव कॉल होगी DFS X, यानी ये अपने अंदर से 2 पास करेगा, 2 आपका हो जाएगा विजिट। फिर वो क्या करेगा, अपने अंदर अपने उससे जो 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 लोग अटैच्ड हैं 4 एंड 5 इनकी तरफ जाएगा। तो पहले 2 क्या करेगा, 4 को पास करेगा। तो अब देखो तीसरी कॉल जो रिकर्सन की होगी वहाँ पे 4 जाएगा, 4 अपने चाइल्ड देखेगा, तो ये तो नहीं है, 8 के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके वो कहाँ तक, जब तक वापस यहाँ नहीं पहुँचेगा। हालांकि वापस नहीं, इसको 8 के बाद कोई चाइल्ड ही नहीं है, यहीं पे आके इसको रुकना पड़ेगा। तब फिर ये क्या करेगा, 2 अपने राइट चाइल्ड के लिए शुरू करेगा रिकर्सन, पहले लेफ्ट फिर राइट वाले के लिए होगा रिकर्सन, है ना। 5 के लिए वो भी यहीं पे 8 पे आके रुकेगा। जब पूरा हमारा लेफ्ट ट्री जब मार्क हो जाएगा, कवर हो गया, तब ये किधर जाएगा, इधर राइट वाले की तरफ। तो पहले लेफ्ट कवर करेगा, फिर राइट या लेफ्ट, जैसे भी जो जिस ऑर्डर में चाइल्ड मिल जाए। तो इसका एक यहाँ पे ऐसे एल्गोरिथम है। और अब आई है शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी कॉपी में या कहीं पे भी ऐसी जगह नोट करके रखनी है कि आप जब भी अपने मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम में ग्राफ का टॉपिक पढ़ो तो ये चीज़ आपकी आंखों से मिस नहीं होनी चाहिए, ज़रूर आती है कहीं ना कहीं। क्या चीज़ है
कि जो ग्राफ है इसमें जो हमने अभी भी जो DFA जो ट्रेवर्सल किया उसकी बेटा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ठीक है ना। अब की मैं देखता हूँ हर साल पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो ये जरा ध्यान रखना, इसका जो आंसर है वो ये है ओमेगा ऑफ V प्लस ई, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए बिग O जिससे हम लोग अपनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रिफर करते हैं, तो V है और प्लस E है और इनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है। ये फॉर्मूला बेटा जरूर याद रखना जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं, एप्लीकेशन दिए गए हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग द कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जब हम लोग पढ़ाते हैं एल्गोरिथम तो हमें सब सिखाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। तो चलो बेटा ये एक क्वेरी और आई है हम लोग के आगे, जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। एक आखिरी क्वेरी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं किसके ऊपर, DFS पे, फिर हम लोग चलेंगे BFS के पास, ठीक है। पहले ये देख लो कि क्या हमें बात समझ में आई कि नहीं आई। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नोट फॉर द अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन बिलो। कह रहे हैं ये ग्राफ है, जरा ये देखिए ये सीक्वेंस सही है कि नहीं, और अगर सही है तो कौन कौन से हैं, आओ जरा चला के देखते हैं। तो कह रहे हैं ABE, तो चलो फटाफट यहीं पे करके देख लेते हैं। A से B पे गए हैं ये, B से फिर E पे गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद E है, एक तो थोड़ा सा वैसा ABCDE, ये बेटा क्या है, F है, ये G है, ये D, ये C है, हाँ ठीक है। तो चलो अब बेटा काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, ABE, तो A से B पे गए, B से E पे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E के बाद कह रहे हैं F पे जाओ, ठीक है, चले गए, F पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। F से कह रहे हैं D पे जाओ, ओ ये प्रॉब्लम है बेटा, F से मैं सीधे D पे नहीं कूद सकता, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि रास्ते में कौन है, G आ रहा है, बिना G को कवर किए तुम D पे नहीं जा पाओगे, तो यानी पहला वाला रॉन्ग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ट्रैवर्सल ABE। तो कह रहे हैं A से B पे जाओ, A से B पे गए, B से E पे गए, फिर F पे जाओ, चलो F पे चला गया। F से कह रहे हैं C पे जाओ, C पे भी चला गया। C के बाद कह रहे हैं G पे जाओ, ठीक है, C के बाद क्या कह रहे हैं, G पे जाओ, तो पहले E पे आया और E से G पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कह रहे हैं G से D पे चले जाओ, ये लीजिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बेटा, ठीक है, कहीं मुझको बैक ट्रेसिंग भी नहीं करनी पड़ी और बिल्कुल सही चल गया मामला। अब इसके बाद और देखते हैं, तो सेकंड वाला ओके था ना, सेकंड ओके है। अब देखते हैं थर्ड वाला ADG। कह रहे हैं A से पहले D पे जाओ, D से G पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद E पे जाओ, फिर B पे जाओ, तो E पे गया, फिर E से B पे भी आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है अब तक। फिर कह रहे हैं C पे जाओ, चला गया C पे, और फिर क्या बोल रहे हैं, C से F पे जाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई क्या रास्ते में, नहीं आई, ठीक। तो यानी कि थर्ड वाला भी सही है। चलो अब एक को क्यों छोड़ा जाए वो भी करके देख लेते हैं, है ना। लास्ट वन, A से D पे जाओ, D से कह रहे हैं B पे जाओ, B से C पे जाओ, चलो C पे आ गया। C से कह रहे हैं G पे जाओ, चलो आ गया। लेकिन नहीं, C से सीधे G पे कैसे चला जाऊंगा, है ना, जा सकता हूँ क्या, E तो पहले कवर करना पड़ेगा, बिना E पे जाए कैसे जाऊंगा, है ना, क्योंकि C सीधे G से तो कनेक्टेड है ही नहीं, प्रॉब्लम है ना। पहले बेटा क्या होना चाहिए था, पहले E आना चाहिए था,
उसके बाद जी आना चाहिए था। ई है तो, लेकिन जी की जगह ई है और ई की जगह जी है, तो यानी ये ऑर्डर बेटा फॉलो नहीं हो पाएगा। सही है ना, क्योंकि मैं कूद नहीं सकता, मैं बीच में जी को ये नहीं कि मैं इग्नोर कर दूं, क्योंकि जो लाइन है वो तो ई से ही पास होके जा रही है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ये भी गलत है। तो यानी कौन कौन सा सही आया, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो ऑप्शन है मेरे पास, हाँ, तो ये देखिए बेटा ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ओ ये तो और भी बुरा है, खैर लेकिन देखिए ऐसी एक प्रॉब्लम यहाँ पे इन्होंने हमको और भी दे रखी है। सही है कि नहीं, एक प्रॉब्लम इन्होंने और भी यहाँ पे दे रखी है। तो एक बार करिए क्या कि एक बार जरा आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है, और जरा मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये ए है, पहले मैं सही से लिख दूं क्योंकि मुझे तो कुछ पहचान में ही नहीं आ रहा है क्या है। ये बी है ना, ये वाला बी, ये बी जैसा दिख रहा है, और छोटा करके देखूं क्या, पता नहीं फिगर कैसे ऐसे हो गई। कौन कौन से हैं, ए है, बी है, पता नहीं, या तो सी डी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वही तो डी तो पता नहीं है भी कि नहीं। जी एच एफ है, एक तो नीचे जी है, वो एफ है, ये ई है ना, ये ई दिख रहा है मुझको भी, ये ई दिख रहा है, ये जी है, ये एफ है, यानी मामला किसके बीच में फंस गया है, बी और सी के बीच में। सी भी तो नहीं है कहीं, एच और बी है, है ना, तुम देखो तो सी भी तो कहीं नहीं है, तो है बचा कौन कौन है, एक तो बी बचा है और एक बचा है एच, है ना। मुझको ऐसा लग रहा है कि एच ये यही वाला होगा, ये एच होगा और ये तुम्हारा बी होगा। ठीक है, तो चलो ये मान के चलते हैं हम लोग, काफ़ी कोशिश की है इसको। तो जरा अब जरा जल्दी से देख के बताइए कौन सा सीक्वेंस कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर एक आखिरी चीज़ और बची है, ब्रेड्थ फर्स्ट, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा अभी।
हाँ बेटा मालूम पड़ा, ऑप्शन डी केवल एक ही सही है। ऑनलाइन में बेटा कोई बताएगा? अच्छा डी आया है मयूर का, अच्छा सी भी आया है, और खुशी बता रही है कि बेटा सेकंड और थर्ड दोनों सही है सर। ठीक है, तो और जरा देखा जाए सेकंड एंड थर्ड, एक बार जल्दी से दोनों को चेक कर लेते हैं। पहले सेकंड क्या है, ए बी एफ, यानी पहला रॉन्ग है, तो पहले रॉन्ग वाले देख लेते हैं, सेकंड थर्ड छोड़ देते हैं। इनके हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग है, तो जरा और देखते हैं। तो ए से बी पे जाना है, तो भाई ए से बी पे चले गए, फिर बी से ई पे जाना है, चलो इधर आ गए, फिर ई से बोल रहे हैं कि जी पे जाओ, ठीक है जी पे भी चले गए, जी से कह रहे हैं एच पे जाओ, चलो आ गया एच पे, और एच से कह रहे हैं एफ पे जाओ। तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ कोई प्रॉब्लम है? हमें नहीं लग रहा। ए से बी पे आए, बी से ई पे आए, ई से जी पे आए, जी से एच पे गए, एफ पे गए, सही है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर इसके बाद क्या है, नंबर 4 वाले पे चलते हैं। एक तो हम लोग वैसे भी अंधेरे में काम कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि एच और बी की क्या पोजीशन है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन हम लोग तब भी अपने अंदाजे पे काम कर रहे हैं। चलो फोर्थ वाला एक बार चेक कर लेते हैं। ए से एफ पे जाओ, चलो आ गया एफ पे, एफ से जी पे जाओ, ठीक है जी पे भी आ जाऊंगा, जी के बाद कह रहा है एच पे जाओ, आ गया मैं, एच से कह रहा है बी पे जाओ, बिल्कुल आ जाऊंगा, और बी से कह रहा है ई पे जाओ, ठीक है नो प्रॉब्लम, ये भी सही है। तो फिर बताना क्या था, रॉन्ग तो नहीं बताना है। अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस क्या पूछा इन्होंने, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ विच डेप्थ ऑफ द विच आर द डेप्थ ट्रेवर्सल। अच्छा 3 आंसर भी हो सकते हैं, तो फर्स्ट एंड 4 मैंने चेक किए, ये तो भाई सही सही से लग रहे हैं। अब आओ जरा सेकंड और थर्ड भी देख लेते हैं। अब तो मामला थोड़ा सा जो है बढ़िया हो गया है ना। चलो सेकंड वाला, ए से बी पे जाओ, बी से कह रहा है एफ पे जाओ, ठीक है बी से एफ पे आ गया, एफ से कह रहा है ई पे चले जाओ, ओ रॉन्ग है बेटा। अब तुम ध्यान दो, मैं एफ से ई पे कैसे जा सकता हूं? अगर एफ से, क्या तुम्हें ई के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रेन दिख रही है? नहीं ना, कैसे भी जाओगे, देखो पीछे मैं मुड़ नहीं सकता, पर मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहाँ से क्या कर सकता था, जी पे जा सकता था, जी से ई पे आ सकता था, मैं ए पे जाके ई पे आ सकता था, ठीक है ना। लेकिन एफ से सीधे ई पे आना पॉसिबल नहीं है, यानी ये तो गलत है, ठीक है। और देखते हैं, एक लास्ट वन बचा है, तो वो भी चलो देख लिया जाए। ए बी एफ कह रहा है ए से बी पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बी से एफ पे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एफ से एच पे जाओ, ठीक है आ जाऊंगा, एच से कह रहा है जी पे जाओ, बिल्कुल आ जाऊंगा, और कह रहा है यहाँ से ई पे जाओ, ये लो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लो हो तो गया काम। तो ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला है ना, डी वाला बेटा ऑप्शन सही है बिल्कुल। और देखो आप में से कई लोगों ने बोला भी है ना, डी वाला ऑप्शन, हाँ बिल्कुल। खुशी ने भी डी बोला, मयूर ने भी बोला, बुशरा ने ही सी बोला था पहले, है ना। और खुशी देखो तुम्हारा 2 और 3 था, लेकिन तुमने देखा ना 2 वाला रॉन्ग है, ओके। तो बेटा मैंने क्या बोलता, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल यही जो पीडीएफ मैंने भेजी है इसी की प्रॉब्लम खाली आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको अपना आइडिया समझ में आ जाएगा। अगला आइडिया देखो कौन सा है, ब्रेड्थ फर्स्ट, यानी कि BFS, ठीक है ये लास्ट है। क्या कहानी है इसके साथ, यहाँ पे ट्रेवर्सल कैसे होता है? तो बेटा ये पहली बात कि देखिए ये काम करता है थोड़ा क्यू के तरीके में, समझ गए ना। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो वही वाली कहानी यहाँ पे भी थोड़ा सा चलेगी कि अगर एक एरे के फॉर्मेट में अगर तुमको मैं बताऊँ, तो कहानी में सीधे तुमको ट्रेवर्सल करके दिखाता हूँ, ठीक है। सीधे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उससे BFS की जो टेक्निक है, जो आइडिया है, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कहानी बोली है इन्होंने
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एंड इनवैलिड बीएफएस ट्रैवर्सल सीक्वेंस। तो ये तो खैर हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं, पर अभी ये वाली प्रॉब्लम करते करते तुम सीख भी जाओगे। देखो यहाँ का रूल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, मुझको ये ट्रैवर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे किसको पकड़ूंगा, रूट को। ठीक है, तो ये देखो पहला वाला देखना ट्रैवर्सल रूट। ठीक है, मैंने रूट को नोट किया कि भाई रूट मेरा कवर हो गया, रूट मैंने यहाँ पे ट्रैवर्स किया। अब जब ये रूट जब हटेगा, ठीक है ना, सपोज अब मैं रूट से आगे बढ़ा, तो यानी रूट मेरी रेंज के बाहर गया, तो ये क्या करेगा, बाहर जाते जाते अपने जो दोनों जो चिल्ड्रेन है, अब तुम सोचो रूट के चिल्ड्रेन कौन कौन है, 2 है और 3 है। तो ये जब जाएगा ना, तो ये 2 और 3 को लिस्ट में ऐड करवा के जाएगा। तो यानी ये देखो 1 के बाद अगले जो 2 नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, 2 और 3 या 3 और 2। अच्छा ये भी ध्यान रखना 1 के ही चाइल्ड होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो, हमें ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे 2 3 भी हो सकता था या 3 2 भी हो सकता था। जैसे ये देखो यहाँ पे जब ये 1 के बाद क्या लिखा हुआ है 2 3, सही है, बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 और 2 1 के बाद, तो ये भी सही है। समझ गए ना, तो यहाँ तक क्लियर है मामला। चलिए 1 के आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद अगला जो इन्होंने नंबर दिया वो कौन सा दिया, 3। कह रहे कि अब मैं 3 पे आया, ओ सॉरी मैं तो आपको 2 पे लेके चला गया। हाँ तो क्या हुआ, 1 के बाद अगला जो नंबर लगा किसका लगा, 3 का। तो भाई ये रहा 3, चलिए 3 को भी मैंने कर लिया विजिट। अब ध्यान दो जब 3 जाएगा तो अपने 2 चाइल्ड लगा के जाएगा। अब इसके चाइल्ड कौन कौन है जरा देख लो, 6 और 7। तो यानी 3 के बाद ये देखिए सॉरी 2 के बाद अगले जो 2 नंबर होने चाहिए थे वो क्या होने चाहिए थे, 6 और 7 होने चाहिए थे। यहां पे क्या लिखा हुआ है 5 और 4, क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं चलूंगा बी के पास। 1 हटा, 1 ने अपने 2 चाइल्ड लगाए 2 और 3। अब जब 3 हटेगा तो ये अपने 2 चाइल्ड को किनको रखेगा, 6 और 7 को। तो देखो यहाँ पे अगले 2 नंबर 6 7 है कि नहीं। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, 7 6 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब कौन हटेगा अगला नंबर, 2। हटाओ 2 को, बताओ कौन है, 4 और 5 आने चाहिए। तो देखो 4 और 5 हैं क्या, बिल्कुल हैं। ठीक है, अब कौन हटेगा अगला बोलो, 2 के बाद कौन हटेगा, 2 हटा दिया ना आपने, 2 के 4 और 5 वो आ चुके हैं। 7 हटेगा, 7 का चाइल्ड कौन है, 8। ये लीजिए परफेक्ट है। सेकंड वाला ऑर्डर क्या है मेरा, परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही काम करेगा। चलिए डी वाला देख लेते हैं। वन आया, बिल्कुल सही है। 1 के दोनों चाइल्ड आ गए, 2 और 3 आ गए, ये भी सही है बिल्कुल। 1 हटा तो अपने 2 और 3 को डाल गया। अब क्या होगा, 2 हटेगा तो ये क्या करेगा, अपने 2 चाइल्ड डालेगा 4 और 5। लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है 7 और 5, रॉन्ग है। समझ गए ना। चलो अब इधर आ जाओ, सी वाला देखते हैं। बेटा बात समझ में नहीं आए तो वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा पीछे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बैक कर लीजिएगा, फिर दोबारा देखिएगा। चलिए अब ये वाला चेक करते हैं। 1 के 2 चाइल्ड 2 और 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हटा तो 2 और 3 दे गया, 2 हटेगा तो क्या दे के जाएगा बेटा मुझे, 4 और 5 दे के जाएगा। तो ये देखो 4 और 5 दे गया, बहुत सही। अब क्या होगा, 3 हटेगा तो ये अपने चिल्ड्रन दे के जाएगा 6 और 7। अरे वाह, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने क्या बोलता, 6 7 7 6 बोथ आर द सेम थिंग। अब क्या होगा, 5 हटेगा। ठीक है, ये लो 5 हटेगा तो क्या करेगा, अपना चाइल्ड दे जाएगा, कौन है, 8। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये भी ओके है बिल्कुल। तो आप ध्यान दीजिए, बी एंड सी वर द ओके सीक्वेंस, ए एंड डी वर द रॉन्ग सीक्वेंस,
और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इससे ही आप समझ भी गए होंगे कि क्या होता है BFS, सही है कि नहीं। तो आपको अब ऐसे ही क्या करने के मिलेंगे, सीक्वेंस मिलेंगे, खाली आपको वैलिड और इनवैलिड सीक्वेंस निकालने होंगे, ठीक है ना। इसका जो एल्गोरिथम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, हालांकि कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, परेशान मत होना इसमें। और इसकी भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी द सेम एज DFS, ये देखो ओमेगा ऑफ V प्लस C, ठीक है, वर्टेक्स प्लस एजेस, यही सेम जो है आपका यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है, बिग O के साथ। आपको ये बहुत पूछते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, और भी क्वेरी दी हुई है BFS की, देखिए वही सीक्वेंसिंग पूछ रहे हैं कि भाई देख लो सही है कि नहीं। और बेटा ये वाली प्रॉब्लम देखो, ठीक है, फिर एक दिया गया है ग्राफ, कहा है कि और जरा बताइए कि इनमें कौन सा जो है पॉसिबल ऑर्डर है कि हम इनमें नोड को विजिट कर पाएंगे क्या इन ऑर्डर से। और जरा देखते हैं। अब तो हमें बात समझ में आ गई है। सबसे पहले देखो शुरुआत कहाँ से होती है, M से। कह रहे हैं कि भाई शुरुआत कहाँ करो, M से करो। मैंने कहा ओके, M को बेटा मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब तुम देखो M किससे किससे लिंक है, N से लिंक है, Q से लिंक है और R से लिंक है। तो यानी M के बाद अब जो तीन नोड आने चाहिए, जो तीन इससे कनेक्टेड नोड हैं, वो कौन कौन है, N Q R। इन तीनों का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये अपने ही चाइल्ड का या अपने ही जो उससे लिंक्ड होते हैं उनका नाम देता है ये। तो N Q और R ये इन तीन से लिंक है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, NOP। O और P से तो बेचारे का कोई लेना देना तक नहीं है ना, दूर दूर तक। तो यानी क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस को मैं क्या मानूंगा, रॉन्ग मानूंगा, ठीक है। अब आइए दूसरा शुरू करते हैं। चलिए अगले में कह रहे हैं N से शुरुआत करेंगे हम। तो भैया जब अगर N से शुरुआत करोगे तो N किससे किससे लिंक है जरा देख लो। O से लिंक है, Q से लिंक है और M से लिंक है, सही है कि नहीं। तो यानी कि Q है, Q है और O है और M है। तो Q और M तो समझ में आ रहे हैं, और क्या चीज़ मिसिंग है, O मिसिंग है। तो ये भी गया। चलो और देखते हैं, Q के पास चलते हैं। कह रहे हैं कि हम Q से शुरू करेंगे। तो भाई Q तो सबसे लिंक है, POMN, POMN। P नहीं है ना, P नहीं है, बाकी तो सब आ गए। जैसे कि R से लिंक नहीं है लेकिन R का नाम आ गया है ना, तो ये गलत है। और देखते हैं भाई, शायद चौथा वाला सही हो जाए। कह रहे हैं P से शुरुआत करो। तो देखो P 2 से लिंक है, O एंड Q, सही है भाई, ठीक है। अब देखो P O और Q से लिंक था, अब आए O के पास। O जो है किससे किससे लिंक है जरा देख लो, N से और Q से और P से। तो P तो हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन क्या है इसके पास, Q है और N है। तो Q तो पहले से ही था, ये लीजिए N भी आ गया, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। अब क्या हुआ, अब हम कहाँ चलेंगे, तो चलिए P हो गया, O हो गया, अब Q के पास चलो। Q किससे किससे लिंक है, P से, तो ये हो चुका है, O ये भी हो चुका है। तो कौन कौन बचे, N और M। ये लीजिए N तो था ही, M और आ गया, परफेक्ट है। और अब आखिरी में कौन बचा, N, ठीक है ना। N जब हटेगा तो ये किसको किसको रखेगा, O को, M को और किससे, Q से। तो ये सब इसके हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको कुछ रखना ही नहीं है। M जब हटेगा तो इससे खाली एक ही लिंक है, कौन, R, ये भी हो जाएगा। तो आप देखो तो बेटा आखिरी वाला जो सीक्वेंस था वो केवल बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन डी है। बाकी तीन मेरे यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग थे। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको और यहाँ देखने को मिलेंगी, जिनको आप क्या करिएगा, ट्राई करिए अब अपने आप
सही है, आराम से वही बिल्कुल सेम सीक्वेंस जैसे अभी मैंने बताया था करके देखिए कि कौन सा ऑर्डर है, और आपको बड़े आराम से मालूम पड़ जाएगा, है ना, बड़े आराम से कि कोई भी रॉन्ग सीक्वेंस आएगा अपने आप आपको दिखेगा वो, ठीक है ना। तो ये सब अब आप ये जो प्रैक्टिस है इनको कोशिश करेंगे। बाकी इनकी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो मैंने यहाँ स्लाइड में आपको दे दिया है कि कहाँ पे इनका एप्लीकेशन है। जैसे ये देखिए रूबिक क्यूब सॉल्व करने में, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ पता लगाने में 2 नोड के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि थ्योरेटिकली, क्योंकि कई बार कई चीज़ें पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो टफ वो चीज़ें होती हैं जब जहाँ पे वो 4 स्टेटमेंट देते हैं ग्राफ के बारे में और कहते हैं कि बताओ इनमें कौन कौन से सही हैं। तो अब आप जानते हैं वो सही हम तभी बता पाते हैं जब हमने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई हो। तो मैंने कोशिश किया है कि जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो पाएँ, न्यूमेरिकल वगैरह जो सॉल्व करवाने वाले वो हो जाएँ, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन में इसका एप्लीकेशन है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी बेटा यहाँ पे इसकी। अब तो डीएस हम लोग का एंड पे आ गया है। एक टॉपिक और बचा है, दैट इज हैशिंग। हालांकि वो कई जगह तो उसको डीएस का पार्ट भी नहीं मानते, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा अब हम लोग क्या करेंगे कि जो डीएस है वो तो एंड करेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे। और हम लोग बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये जो डीएस है इसको यहीं पे रोक के, उसकी शीट आपको मिल ही रही है, ठीक है। सारी क्वेरीज़ की जो टेस्ट भी हो रहे हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, आई होप तो चल रहे हैं आपके। तो जो शीट्स आपको भेजी जा रही हैं उनको बहुत ध्यान से रखिएगा, संभाल के रखिएगा, अभी काम आएंगी वो आपको, है ना। और अगली क्लास में हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कर देंगे और कोशिश ये करेंगे कि 10 फरवरी तक, क्योंकि उसमें भी 7-8 क्लासेस मैं वही तो अभी देखो, आई होप कि अगले वीक से मैं आपकी 2 क्लासेस ले पाऊँ। मेरा टारगेट है कि 10 to 15 फरवरी तक हम अपना ये सब ख़त्म कर लें, ताकि फिर हम लोग जल्दी से अपने पहले सिंपल वाले पार्ट पे लौट पाएँ जो आपका नीम सेट वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ नंबर नहीं लूज़ होना चाहिए, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में संडे को, फिर बात करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।